हाँ स्टूडेंट, देखिए कल अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाई दिए थे यहाँ पे। अब आपको जो डाउट है मेरे से पूछते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक कोई डाउट? कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में हो या किया ही नहीं है? किया ही नहीं? चलो फिर कल करके लाना, कल डिस्कस करते हैं। इनको करके लाओ। और कल आपका कंपनी ऑडिट वाला मॉक टेस्ट है। अब कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है ना? आपके ऐप पे हमने शेड्यूल भी दे दिया है, टाइम भी डाल दिया है। ऐप पे जाके देखोगे आप तो मालूम चल जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है ऐप उनको कल यहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा। 2 बजे कल आपका टेस्ट है, वही कंपनी ऑडिट वाला जो पेंडिंग चल रहा था अपना, सेकंड टेस्ट। दोबारा बताऊं सिलेबस? कल आपका ऑडिट का सेकंड टेस्ट है और ये कंपनी ऑडिट का जो पार्ट सेकंड हम कवर कर रहे हैं, इसमें आपकी सेक्शन 143, 146, 147, 148 वाद विवाद और निर्णय, ये पूरा टॉपिक का आपका एक मॉक टेस्ट है। क्लियर है? चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ऑडिट। कल हमने ये शुरू कर दिए थे टाइप्स ऑफ ऑडिट। और कल आपने एक टाइप की ऑडिट कंप्लीट कर ली थी, टैक्स ऑडिट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? कंटिन्यू करें? चलिए, नेक्स्ट ऑडिट में आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन आएगा, इस बात की 100% क्या है गारंटी? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। और उसका कारण है आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और डेक्स करके लिखा हुआ है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो ये चीज अपन यहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट में ही कवर कर रहे हैं। जब मैं आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इंटरनल ऑडिट तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनल ऑडिट को नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कोई ऑडिट नहीं है। इंटरनल ऑडिट ऑडिट नहीं है। तो सर फिर क्या है? यह है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ये एक तरह का आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। भाई, आंतरिक नियंत्रण तंत्र कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो मार्केट में से दिखेगा, एक सिस्टम ही तो होता है। तो अगर आप इंटरनली ऑडिट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ पे क्या है? सिस्टम है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। एक का नाम है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, और एक का नाम है आंतरिक जांच। आंतरिक जांच समझ में आ रहा है? कई बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है कि आंतरिक जांच आंतरिक नियंत्रण तंत्र का हिस्सा है। बताओ सही की गलत? सही है। कई बार उल्टा बोल देते हैं कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र आंतरिक अंकेक्षण का हिस्सा है। सही की गलत? गलत, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण किसका हिस्सा है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ये बातें समझ में आ गई आपके? अच्छा, ये इंटरनल ऑडिट होती क्या है? क्या ये अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो साहब, यह एक ऐच्छिक अंकेक्षण है। यह क्या है? ऐच्छिक अंकेक्षण है। आपकी इच्छा है तो ऑडिट करो, नहीं तो मत करो। ये तो इंटरनल ऑडिट है। ये
ऐच्छिक है, किंतु कंपनी एक्ट 2013 की धारा 138 के अनुसार कुछ कंपनी के लिए क्या है, ये मैंडेटरी है, कुछ कंपनी के लिए अनिवार्य है। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ आंतरिक अंकेक्षण ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, तो आप आंसर क्या दोगे, ऐच्छिक। पर अगर वो जो कंपनी की लिस्ट दी हुई है कौन सी धारा में, 138 में, और उस लिस्ट का नाम में से कोई एक कंपनी का नाम दे दें कि बताओ इसके लिए आंतरिक अंकेक्षण ऐच्छिक है कि अनिवार्य है, तो आप अनिवार्य देंगे आंसर। यहां तक समझ में आ गया। जब आंतरिक अंकेक्षण करवाना ऐच्छिक है तो जाहिर सी बात है अंकेक्षक की कोई योग्यता भी निर्धारित नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, जो आंतरिक अंकेक्षक होता है वो हमारे जैसा एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है या संस्था का कर्मचारी? इसमें नॉर्मली अंकेक्षक क्या होते हैं, अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी है। नॉर्मली अंकेक्षक संस्था का क्या होता है, कर्मचारी होता है, एम्प्लॉय होता है। समझ में आ रही बात आपके? तो मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं कि नॉर्मली, इसका मतलब क्या आप बाहर वालों से भी इंटरनल ऑडिट करा सकते हो? बताओ, इसकी मना थोड़ी है। आज अगर आप मेरे को कहोगे सर हमारे यहाँ इंटरनल ऑडिट कर दो, तो आप तो फीस दे दो, मैं तो कर दूंगा, उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। पर लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कर्मचारी ही रख लेती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो रोजमर्रा का काम है साहब। हमारे जैसे को तो कब बुलाते हैं, जब साल में एक बार जाना पड़े। तो जब रोज रोज का काम है तो वो अपना एक एम्प्लॉई अपॉइंट कर लेते हैं। भाई सीए जो है नौकरी भी तो करते हैं, तो नौकरी में क्या करेंगे, अकाउंटिंग तो करने से रहे। और अकाउंटेंट को तो 3 लाख रुपए साल के मिलते हैं, तो 20 लाख कौन देगा? तो वो ऑडिट ही करते हैं। बस फर्क इतना सा कि हमारे जैसे जो ऑफिस लेके बैठे हैं वो 50 लोगों की ऑडिट करते हैं, और वो जो सीए नौकरी कर रहा है वो अपने मालिक के यहीं पे ऑडिट करता है। ये फर्क समझ में आ रहा है सबके? अच्छा बताओ, ये संस्था का जो कर्मचारी है तो क्या ये ऑडिट स्वतंत्र है या नहीं है? देखो, जिसके नाम के आगे ऑडिट लिख दिया तो स्वतंत्रता तो मूल मंत्र है। यह अंकेक्षण भी कैसा है, स्वतंत्र है। हाँ, आप कंपेरेटिव करोगे किसके साथ, जो हमारे जैसे ऑफिस लेके बैठे हैं उनके कंपेयर में थोड़ा कम स्वतंत्र है, पर ये क्या है, स्वतंत्र है। अब जैसे मान लीजिए आपके पापा बैंक में मैनेजर हैं, और उस ब्रांच में आपके पापा से बड़ा ओहदा किसी का है ही नहीं, समझ रहे हो? तो वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, बट स्टिल वो क्या है, बैंक के एम्प्लॉई है। सेम का नहीं यहाँ पर है। बोले यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब इंटरनल ऑडिट होती क्या है, तो ये समझो। इंटरनल ऑडिट जो होती है, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण एक तरह की स्वतंत्र क्या है, जांच है। ये भी कैसी जांच पड़ताल है, स्वतंत्र जांच। बहुत सारे बच्चे इस पे लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंटरनल ऑडिटर स्वतंत्र कैसे हुआ, वो तो संस्था का क्या है, कर्मचारी है, पर उसकी पोस्ट क्या है, ऑडिटर की, और ऑडिटर को स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑडिट का कोई सेंस ही नहीं है। ये एक तरह का मैनेजमेंट का फंक्शन है। इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, यानी कि ये प्रबंध का ही एक क्या है, कार्य है। आप अपनी संस्था को मैनेज करना चाहते हो, इसलिए आप एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम आपने सेट कर रखा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप नाइट में सोते हो तो 2 तरह के लोग हैं, एक
जब आदमी सोता है तो गिल्ट के साथ सोता है कि आज मैंने पूरा दिन खराब कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। एक संतुष्टि के साथ सोता है कि आज का दिन बढ़िया गया, मैंने अच्छा सेटिस्फेक्शन दिया। और कई ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते हैं तो गिल्ट के साथ उठते हैं कि सुबह क्यों गई यार, सो रहे थे इतने मजे से, उठना ही नहीं चाहते हैं, कोई सोचते ही नहीं है। तो इंटरनल ऑडिट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन अगर है तो इसका मतलब वो आदमी अपना इवोल्यूशन करना चाह रहा है, वो अपना मूल्यांकन करना चाह रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही। तो आप ये बताओ, इंटरनल ऑडिटर किस चीज की जांच पड़ताल करेगा? इंटरनल ऑडिटर किस चीज की जांच पड़ताल करेगा? अच्छा, ऑडिट की डेफिनेशन बताई थी मैंने। अंकेक्षक क्या जांच पड़ताल करता है? वित्तीय सूचनाओं को। और ऑडिट की डेफिनेशन में बताया था कि अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की क्या है, पर वो तो ऑडिट की डेफिनेशन थी। अब इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक प्रबंध का कार्य है। तो जाहिर सी बात है कि ये केवल अपने आप को वित्तीय सूचनाओं तक सीमित नहीं रखेगा। ये केवल वित्तीय लेन देन ही थोड़ी जांचेगा, ये वित्तीय लेन देन तो जांचेगा ही जांचेगा, इसके साथ साथ संस्था के परिचालन गतिविधि की भी जांच पड़ताल करेगा कि संस्था को ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, संस्था चलाई कैसे जा रही है, ये उसकी भी जांच पड़ताल करेगा। समझ में आ रही है क्या? यहां तक क्लियर है सबके? अच्छा बताओ, क्या हर चीज में जोखिम है? बताओ, जोखिम है या नहीं है? आप कुछ भी काम कर लो बेटा, हर चीज में जोखिम है। हर एक चीज में क्या है? जोखिम है। जोखिम को अगर आप पहचान लो तो आप उसको जवाब भी दे सकते हो। तो ये ऐसा व्यक्ति है जो केवल इनकी जांच पड़ताल ही नहीं करता, संस्था में जोखिम का क्या करता है? निर्धारण भी करता है। संस्था में जोखिम का निर्धारण भी करता है। ये बात समझ में आ रही है? संस्था में जोखिम का क्या करता है? निर्धारण भी करता है। हाँ, ये बात अच्छी बोली बच्चे ने सर, वो तो प्रबंधक करता है। अब आपको क्या लगता है अंबानी करेगा सारा काम? उसने रख रखे हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का ही तो काम है ये। अब प्रबंध ने अपने अलग अलग क्या बना दिए? पार्ट बना दिए कि साहब आपको ये काम करना है। बोलो, समझ में आ रही है ना बात? ये प्रबंध का ही काम है, संस्था को चलाना प्रबंध का ही काम है, पर इन्होंने काम को सेग्रीगेट कर दिया कि ये काम आप करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? वित्तीय परिचालन क्षेत्र की जांच पड़ताल करते हैं, संस्था में जोखिम का निर्धारण करते हैं। अच्छा, आपने सिस्टम तो बना दिया, आपने सिस्टम बना दिया, क्या आप सिस्टम को प्रभावी तरीके से यूज कर रहे हो? आप ऐसे समझो जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया पढ़ने का। बना सकते हैं? आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टाइम टेबल नहीं बनाया हो। कभी नहीं बनाया? कभी नहीं बनाएगा? मैं तो पता नहीं कितनी बार बना चुका, बहुत बार बनाया मैंने। जब पढ़ता था कि आज सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे, ये करेंगे। इवन मैंने तो लिख लिख के दीवार पे चिपकाया भी है कि इसको ऐसे फॉलो करेंगे। और ऐसी बात नहीं मैं फॉलो नहीं करता था, फॉलो भी किया मैंने। पर वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। तो एक दो दिन तो किया, फिर वही ढोल और वही नगाड़े। तो सिस्टम तो था, पर सिस्टम इफेक्टिव नहीं था। इसका मूल्यांकन कौन करे? आपने जो सिस्टम बनाया उसका मूल्यांकन कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। तो ये क्या करता है? आईसीएस की प्रभाविकता की जांच करता है। ये आईसीएस की प्रभाविकता की क्या करता है? जांच करता है। समझ में आ रही है क्या? क्लियर है यहां तक का? अच्छा, ये जो ऑडिट है ये ईयर एंड पे होगी या पूरी साल ही चलती रहती है? ये तो पूरी साल ही चलती रहती है, कंटिन्यू बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहती है। इधर लेन देन हुए और इधर उसकी क्या हो गई?
जांच हो गई। साथ साथ चलना, तो साथ को कहते हैं कॉनकरेंट, कि जो ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसकी तुरंत क्या हो गई, चेकिंग हो गई। तो इसे बैंकिंग क्षेत्र में, इसे बैंकिंग क्षेत्र में कॉनकरेंट, कॉनकरेंट हिंदी में बोलते हैं समवर्ती अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी आ जाए भाई कॉनकरेंट ऑडिट क्या है, तो इंटरनल ऑडिट ही है। बस बैंक वाले ये शब्द यूज करते हैं, कौन सा, इंटरनल ऑडिट की बजाय कॉनकरेंट ऑडिट, बात वही है। और पूरी साल ही ऑडिट चलती रहती है। ये बताओ इस अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इस अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा। अच्छा, कंपनी का मामला है, बताओ कंपनी में सदस्य करेंगे या प्रबंधक करेंगे। यहां सदस्यों को कोई लेना देना नहीं है। सदस्य किसको अपॉइंट करते हैं, स्टेचुरी ऑडिटर को, वैधानिक अंकेक्षक को। ये तो मैनेजमेंट चाहता है कि मेरा काम ढंग से चले, तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रबंधकों द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, प्रबंधकों द्वारा। अच्छा ये बताओ इसका कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा, कि आपको क्या काम करना और क्या नहीं करना, इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा, कौन करेंगे, प्रबंधक। वही बताएंगे आपको ये काम करना और ये नहीं करना। बात समझ में आ रही है। ये बताओ इसके पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा, पारिश्रमिक का निर्धारण भी कौन करेगा, प्रबंधक ही करेंगे। ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा, प्रबंधक को देगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, आप आंतरिक तौर पे ऑडिट करवा रहे हो, आंतरिक तौर पे आप नियुक्ति कर रहे हो, आंतरिक तौर पे आप सैलरी दे रहे हो। समझ में आ रहा है क्या। हाँ डेली की डेली बेसिस पे हो सकता है। रिपोर्ट डेली नहीं बनती। रिपोर्ट नॉर्मली जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें MIS का सिस्टम है, मंथली इंफॉर्मेशन। क्योंकि रोज रोज क्या रिपोर्ट बनाओगे, रोज रोज तो जांच पड़ताल करो और मंथली एक रिपोर्ट दे दो। ये इसका कोई नियम नहीं है ना, और नियम हो भी नहीं सकता। नियम क्या होगा ये बताओ। आज अगर हम हमारे यहाँ सिस्टम सेट करें और हम इनसे रिपोर्ट लेंगे, भाई कितनी इंक्वायरी आई आज, कितने बच्चे इंक्वायरी कर रहे हैं, कौन कितने फोन आए, तो हो सकता है हम डेली बेसिस पे भी चेक कर लें, तो हो सकता है हमने 5 दिन से चेक कर लिया। इसका कोई नियम बन सकता है क्या। हर संस्था का अपना अपना क्या है, क्राइटेरिया है। इसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप इंटरनली जैसा चाहो वैसे रिपोर्ट ले लो, कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता। फॉर्मेट कैसे फिक्स होगा, मैं जैसा चाहता हूं वैसी रिपोर्ट देनी है आपको, क्योंकि ये तो इंटरनल मामला है। यहां तक समझ में आ गया। हाँ, अब ये बच्चे ने पूछा है कि सर ये इंटरनल ऑडिटर CA होगा या कोई और होगा। तो बात करते हैं योग्यता की। योग्यता के मैं 2 क्राइटेरिया बना रहा हूं बच्चों। अगर आंतरिक अंकेक्षण कैसा है, ऐच्छिक है, जो 99% क्या है, ऐच्छिक ही है। ऐच्छिक है तो कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। समझ रहे हो आप। देखो क्या है, आप में टैलेंट होना चाहिए बस, कोई डिग्री की जरूरत नहीं, आपको काम आना चाहिए। अभी मेरे पास में कम से कम 3 से 4 कॉल ऐसी है जिनको अकाउंटेंट की जरूरत है। एक तो आपके क्लास के एक बच्चे ने मुझे कितने दिन पहले से बोला हुआ है, और एक मेरे क्लाइंट हो रहे हैं, वो कह रहे सर कोई अकाउंटेंट दो, सैलरी 40-40 हजार रुपये देने को तैयार है, मेरे को अकाउंटेंट ही नहीं मिल रहे। गधे को की तो लाइन पड़ी पड़ी है।
खूब आते हैं सर मेरे को कहीं जॉब लगा दो। मैंने कहा तेरे को क्या आता है? सर टेली आता है। तो मैंने कहा मतलब तेरे को कुछ नहीं आता। जो कोई मैं पूछता हूँ अकाउंटेंसी में तेरे को क्या आता है, तो वो कहता था मेरे को टेली आता है। जो यूँ बोलता है ना, मैं वहीं समझ जाता हूँ इसको कुछ नहीं आता, क्योंकि अकाउंटेंसी को वो टेली समझता है। टेली तो एक सॉफ्टवेयर है। आपको कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें गेम खेलना कोई सिखाएगा क्या? खुद ही सीख लेते हो। तो वही तो सीख के आए हो आप, उसको अकाउंटिंग कहते हो आप। वो तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो कोई सीख लेगा 2 मिनट में। अकाउंटिंग तो बहुत बातें हैं उसमें। तो अब बताओ अकाउंटेंट की कोई डिग्री है क्या? अकाउंटेंट की कोई डिग्री थोड़ी है। आप में अनुभव होना चाहिए, आप में काम आना चाहिए आपको, फिर कोई भी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जहां इंटरनल ऑडिट क्या है और अनिवार्य कौन सी धारा के तहत है? धारा 138 के तहत है। तो बच्चों जहां ऑडिट कंपनी एक्ट में अनिवार्य कर दी इंटरनल ऑडिट, तो वहां योग्यता भी निर्धारित कर दी। जहां ऑडिटर की योग्यता की बात हो, ये दिमाग लगा लेना कि ऑडिट कैसी है, अनिवार्य है या ऐच्छिक है। अगर ऐच्छिक अंकेक्षण होता है तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो तो मैंडेटरी नहीं है ना, आपकी इच्छा हो जिससे कराओ। लेकिन जहां मैंडेटरी है तो वहां एक्ट ही बताएगा। तो यहां कंपनी एक्ट की धारा 138 हमें कहती है कि अगर इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य है तो ऑडिटर कौन हो सकता है? ओनली प्रोफेशनल। नहीं, यहां सीए की छाप नहीं है, ओनली प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर व्यक्ति। एक बार राजस्थान रोडवेज का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे आंतरिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए सीए, ऑप्शन बी सीएमए, ऑप्शन सी सीएस और ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी। किसी को भी, क्योंकि तीनों ही क्या है? प्रोफेशनल है। तो कौन कौन नियुक्त हो सकता है? सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है और सीएमए हो सकता है। सर अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर थोड़ी होगा, इस फील्ड का प्रोफेशनल होना चाहिए। बोलो समझ में आ गया क्या? योग्यता भी समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, ये व्यक्ति संस्था का कर्मचारी हो या बाहरी व्यक्ति हो? यह संस्था का कर्मचारी भी हो सकता है या कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। संस्था का कर्मचारी भी हो सकता है या फिर कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिवार्य है तो भी कर्मचारी हो सकता है। अगर आंतरिक अंकेक्षण करवाना क्या है? अनिवार्य है तो भी कर्मचारी हो सकता है। एक सीए को आप अपॉइंट कर लो और उससे देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, इनका अलग से एक डिपार्टमेंट बना होता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम ही क्या होता है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या नाम होता है बताओ? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट का हेड वो अपॉइंट कर देते हैं किसको? सीए को। उनका काम ही क्या है बताओ? उनका काम ही क्या है? इंटरनल ऑडिट चेक करना, बस। मैं अभी आपको एक लेटेस्ट किस्सा सुनाता हूं। मेरी एक पार्टी के साथ क्या हुआ, सीतापुरा में उसकी फैक्ट्री है साहब। ये लड़कियां जो कुर्ती पहनती है ना, ये कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी आजकल क्या साड़ियों का चलन हो गया थोड़ा सा कम, साड़ियां बहुत कम चलती है। अभी देखो मेरी मम्मी ने तो कभी मैंने देखा ही नहीं कुर्ती उर्ती पहनते हुए, वो तो हमेशा ही क्या पहनती है। और मेरी वाइफ को मैं कभी कभार बोल देता हूं तो पहन लेती है साड़ी, नहीं तो कुर्ती पहनती है। तो थोड़ा इजी रहती है ना, कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो आजकल चलन ये हो गया तो बिक भी खूब रही हैं, खूब फैक्ट्रियां खुल गई जयपुर में। अब उसके बढ़िया काम है, बढ़िया काम चल रहा है। उसके यहाँ पे कांड हुआ क्या, वो किस्सा सुनाता हूं आपको। वो बंदा पिछले 12-13 साल से काम कर रहा है और एक आदमी उसके साथ शुरू से जो जुड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हो ना मेरा राइट लेफ्ट हैंड है, ऐसे विश्वास पात्र, वो उनकी सेल्स देखता था। सेल्स समझ गए ना, जो खरीदने वाले आते हैं उनको माल दिखाना, पैक करना, पैकिंग वैकिंग वो कराते थे। अब क्या होता है साहब, आदमी ईमानदारी होता है जब तक उसको कोई बेईमान बनाने वाला नहीं मिले। तो मार्केट में बेईमान बनाने वाले मेरे जैसे बहुत हैं। तो किसी एक दुकानदार ने ये कहा कि यार तू ये काम किया अगर तू जो हमें माल भेजता है, मान लो 100 पीस कुर्तियां भेजी तूने,
ठीक है, और 100 कुर्ती हमारी 600 रुपए की एक कुर्ती तुमने लगाई, 60,000 का तुमने बिल बना के बेच दिया। तो तू एक काम किया कर, इसकी पैकिंग में है ना 100 की बजाय 120 डाल दिया कर। बिल कितने का बनेगा? 100 का। और माल में पैकिंग कितने की हो गई? अब सेठ जी थोड़ी देखेंगे, वो तो स्टाफ वाले ही करेंगे ना पैकिंग। मैं ऐसा क्यों करूं? बोले देख तूने मेरे को फायदा दिया 20 इंटू 600 कितने रुपए का? 12,000 का। इसमें 5,000 तेरे हैं, 5,000 तेरे, 7,000 मेरे। तेरे जैसे तो कर ले, नहीं तो मत कर। अब उसने साहब ये काम करना शुरू कर दिया। यह हकीकत घटना है, कोई काल्पनिक घटना नहीं बता रहा मैं, यह हकीकत घटना है। उसने काम शुरू किया तो साहब क्या होता है, ये जो रिश्वत है, ये इस तरह के उल्टे सुल्टे काम है। अब अभी अभी आपकी क्लास छोड़ के मधुसूदन सर मेरे पास आए और उनके फोन बजने लग गए। बोले यार, बोले मैं तो परेशान हो गया, मेरी सोशल लाइफ ही खत्म हो गई। मैं कहा क्यों? अब इनके पास क्या, कई अधिकारियों के फोन आते रहते हैं, रूल्स पूछते रहते हैं। तो काम ही ऐसा है ना इनका कि साहब मेरा ये फंस गया मामला, इसको निपटाओ, मेरे को ये छुट्टी नहीं मिल रही, इसका वेतन कट गया, ये हो गया, नियम क्या कहते हैं बताओ। तो ये जन सेवा में लगे रहते हैं, थोड़े आदमी सीधे हैं। तो मैंने कहा सर फीस लिया करो उसकी। अरे बोले यार क्या फीस लें? मैंने कहा रिश्वत ले लिया करो। अरे यार कैसी बातें करते हो? इनको बड़ी अजीब सी लग रही है, हमें बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, इनको बड़ी अजीब सी बात लगती है, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है बताओ? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता, मुझे डर ही नहीं लगता रिश्वत लेने और देने में, आदत पड़ गई। हम तो कोई आता भी है ना कि सर ये मामला हमारा सेट करा दो, कैलकुलेटर आगे कर देते, देख ले क्या करना है, कैलकुलेटर पे फिगर लिख दे, आदत पड़ जाती है ना। तो ये चोरी चकारी ऐसी चीज है बच्चों, एक बार किसी ने कर ली ना तो लालच बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसने एक ग्राहक से मामला सेट करते करते सब कम से कम 20-30 ग्राहक से मामला सेट कर लिया, कोई बात नहीं। और कई सालों से चल रहा है, कई सालों से। आप सोचो 15,000 की नौकरी वाला आईफोन मेंटेन करता है, कार खरीद लाया, बढ़िया मकान बना लिया, सेठ जी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। पर क्या लालच जरूरत से ज्यादा आदमी को खत्म कर देता है। अब उसके क्या हुआ कि ये लालच की प्रकाष्ठा हो गई। अब कोई भी नया बायर आता ना, उसको खुद चला के ऑफर करता। पहले तो बायर करते थे, अब वो खुद चला के वैसा वैसा कर सकता हूं बोलो। तो उनमें से एक दो तो स्वामी भक्त भी मिल ही जाते। उन्होंने सेठ जी को कंप्लेन कर दी, सेठ जी अलर्ट मोड पे आ गए, तो चोरी पकड़ में आ गई। मालूम चला कि इन्होंने कम से कम 2.5 करोड़ का घपला कर दिया, 5-7 साल के अंदर 2.5 करोड़ का घपला। अब साहब क्या हुआ, सेठ जी आग बबूला हो गए, तो उसको दबोच लिया। तो उसने 4 आदमियों का नाम और ले दिया कि मैं अकेला थोड़ी हूं, हमारी पूरी टीम है, चोरों की भी मंडली बन जाती है। तो सेठ जी ने क्या किया, उन 4-5 को पकड़ के कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मोबाइल लिया नहीं था, तो मोबाइल से उन्होंने घर वालों को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस सेठ जी को ही उठा के ले गई। बोले कानून है भाई, अगर इन्होंने चोरी करी तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराओ, तुम थोड़ी मारपीट करोगे। तो सेठ जी की जमानत कराना टेढ़ा काम हो गया, ये हालत हो रखी थी। फिर वो बड़ा मामला सेटल हुआ। सेठ जी ने मुझे बुलाया, यार सीए साहब आप ऑडिट करते हो और करते हो, इतनी इतनी चोरी हो रही है और आपने हमें बताया नहीं। सीधा अटैक किस पे किया उसने? मेरे ऊपर। मैं कहा सर बात तो आपकी 100% सही है कि मुझे आपको चोरी बतानी चाहिए थी, पर मैंने बताई नहीं, क्योंकि मैं तो ऑडिट करता हूं और ऑडिटर को तो बताना चाहिए था। पर सर एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो ऑडिट ही करता हूं, तुम तो व्यापार करते हो और तुम्हारे नाक के नीचे से लोग लेके जा रहे हैं, तुम्हें हवा नहीं लगी और मुझे ऐसी की आवाज है। अरे मैंने कहा सर कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ऑडिटर केवल अश्योरेंस देता है, मैं कपट ढूंढ लूंगा, ये तो चोरी थी। बोले यार इसका सिस्टम सेट कराओ सीए साहब, मेरे यहाँ चोरी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा सिस्टम एक ही तरीके से सेट हो सकता है, जब माल का आना और उसका जाना का पूरा रिकॉर्ड क्या हो, मेंटेन हो। और उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के लिए 2 कुर्ती लेके जा रहे हो ना, तो उसका भी आउट का चालान बनेगा, ये नहीं कि आपकी फैक्ट्री उठा के ले गई, उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बोला सर ये सिस्टम बना दो आप। मैं कहा फोकट में मैं कुछ नहीं करता,
और मैंने कहा आप ये सिस्टम मेरे से नहीं बनेगा इतनी बड़ी फैक्ट्री में, इसके लिए सॉफ्टवेयर हायर करो। साहब उसने 10 लाख रुपए लगा के तो ERP सॉफ्टवेयर परचेज किया है। मुझे बोल रहे हैं सर आप इस काम में इन्वॉल्व हो, आपको जो पैसा चाहिए ले लो। तो बच्चों हमारी जो मेन कमाई है ना वो स्टेचुरी ऑडिटों में नहीं है, वो तो साल में एक बार जाते हैं रिपोर्ट दे जाते हैं, उसके कोई 10,000 दे देगा 20,000 दे देगा। हमारी जो मेन कमाई होती है वो किस में होती है? इंटरनल ऑडिट में। क्योंकि इंटरनल ऑडिट में हम केवल वित्तीय सूचनाओं की जांच पड़ताल नहीं करते, ये सारी चीजें देखते हैं उनको। एक तरह से मैनेजमेंट के क्या हो गए? पार्ट हो गए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर अनिवार्य ऑडिट है तो वो कर्मचारी नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग से इस बात के क्या बने हुए हैं? डिपार्टमेंट, जो सिर्फ क्या करते हैं? ये चेकिंग का ही काम करते रहते हैं। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अब इस पूरी ऑडिट में केवल एक ही चीज समझानी है मेरे को कि धारा 138 के तहत कौन कौन सी कंपनियों को ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य है। पहले यहां तक का एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखो ICAI ने, अच्छा एक चीज और सुनो, आप लोगों ने मेरे से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़े हैं, वैसे ही इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। उसको अपन क्या कहेंगे? SIA, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण मानक। और ये किसने लॉन्च किए हैं? ICAI ने। अब तक कितने हो चुके हैं ये? 18। अब तक 18 जारी हैं और आपके कोर्स में एक भी नहीं है। और ये आपके क्या CA के कोर्स में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी तक क्या है? सुझावनीय है, ना कि अनिवार्य है। ये अभी तक क्या है? सुझावनीय है, ना कि अनिवार्य है। बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंपलसरी होते हैं या रिकमेंडेटरी होते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तो कंपलसरी है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट ये रिकमेंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। समझ में आ गया? एक इसमें डेट ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये डेट का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो इंटरनल ऑडिट के ऊपर स्टैंडर्ड जारी हुए हैं, जिनको अपन शॉर्ट में कहते हैं SIA, ये ICAI ने लॉन्च किए थे 5 फरवरी 2004 को। एक अलग से बोर्ड बनाया था और बोर्ड का नाम था इंटरनल ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये ध्यान रखना, ICAI ने 5 फरवरी 2004 को इनको जारी किया और एक बोर्ड बनाया जिसका नाम क्या रखा? इंटरनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस बोर्ड ने ये 18 ऐसे क्या किए हैं? SIA जारी किए हैं जो अभी तक क्या है? सुझावनीय है। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। अभी तक ये क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएंगे? अनिवार्य हो जाएंगे। यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो देखो अब पढ़ के सुना रहा हूं। इंटरनल ऑडिट के ऊपर ICAI के द्वारा कुछ मानक जारी किए हैं जो कुल कितने हैं? 18 हैं, जिन्हें क्या नाम से जानते हैं अपन? SIA। ऐसे नहीं, SIA, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। इनको 5 फरवरी 2004 को एक बोर्ड का गठन करके जारी किया गया था। बोर्ड का नाम था IAASB। लेकिन ये अभी तक क्या है? सुझावनीय प्रकृति के, अर्थात अनिवार्य नहीं है। अब इन SIA के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? SIA ने इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन दी कि आंतरिक अंकेक्षण एक क्या है? स्वतंत्र प्रबंधकीय कार्य है। तो ये स्वतंत्र अंकेक्षण नहीं है, सही मायने में इंटरनल ऑडिट ऑडिट नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये प्रबंध का एक कार्य है, जो ऐसा नहीं कि कभी हो गया और कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता।
अच्छा है, बताओ इंटरनल ऑडिटर नमूना जांच करता है क्या? नमूना जांच का क्या काम? नमूना जांच तो हमारे जैसे करते हैं, ये तो गहन तरीके से जांच करेगा और लगातार जांच करेगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये लगातार अंकेक्षण है, कंटिन्यू होता है, पूरे 12 महीने चलती है ऑडिट और गहन तरीके से होगी। अच्छा, इसका काम क्या है इंटरनल ऑडिटर का? ये सिर्फ वित्तीय सूचनाओं की जांच पड़ताल नहीं करता कि बैलेंस शीट P&L चेक कर लिया, एंट्रियां चेक कर ली, नहीं भैया, ये देखेगा कि संस्था को ऑपरेट कैसे किया जा रहा है, परिचालन गतिविधियों का मूल्यांकन। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं आपको बताता हूं, आज से 2 साल पहले मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मनमुटाव होने शुरू हो गए। ठीक है, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इतना शरीफ आदमी, और ये फैक्ट है, देखो मेरे में एक बहुत खूबी है जो मैं बता दूं, अपने मुंह से तारीफ कर रहा हूं, अब कोई दूसरा नहीं करे तो क्या करे। मेरे में एक खूबी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, और ऐसा नहीं है कि आपकी बात कर रहा हूं, मुझे किसी पे नहीं आता गुस्सा, मेरे को 1% ही नहीं आता, किसी भी तरीके से नहीं आता। आप कितनी ट्राई करके देख लेना, मुझे आता ही नहीं, मैं बहुत शांत आदमी रहता हूं। तो जो आदमी गुस्सेल नहीं होता उसकी घर में भी अच्छी पड़ती है। तो मैंने कभी मेरी वाइफ के ऊपर चिल्लाना और ये सब काम तो मैंने कभी किए नहीं, लेकिन 2 साल पहले मनमुटाव आने शुरू हो गए थे। और उसका कारण क्या था कि मेरी वाइफ को यूं लगने लग गया कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। अब साहब उसको ऐसा लगने लग गया तो उसका मैं क्या करूं? हाँ नहीं, सत्य है, उसे ऐसे लगने लग गया कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। तो एक दिन वो मतलब मेरे से, मुझसे क्या है, फिर धीरे धीरे उसने बात करना बंद कर दिया, तो अपने कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मैं कहा अपनी इरादा को याद कर, नहीं करे तो ये आदमी का फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर उसने मुझे कहा कि आपका कहीं और लफड़ा है, नहीं मुझे साफ बता दो, मैं आपके बीच में नहीं आऊंगी। अरे मैंने कहा एक लफड़ा करा, वो तो नहीं संभल रहा। मैंने कहा ये सब चीजों के लिए आदमी के पास टाइम होना चाहिए, सोचने के लिए समय होना चाहिए, अपने पास वो सब चीजें है ही नहीं। मैं कहा मेरा एक ही इंसान से लफड़ा चलता है और वो है मनी भाई, मेरा इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं रहता। तो आप आजकल मेरे से मुझे टाइम ही नहीं देते, बात ही नहीं करते। अच्छा मेरे ऊपर क्या वर्कलोड बहुत आ गया, तो वर्कलोड आ गया तो मैं अपने काम में उलझा रहता हूँ, सुबह शाम मेरे पास काम ही काम रहता है, मैं काम में उलझा रहता हूँ। तो मैंने सब परिवार वालों को सबको इग्नोर करना क्या कर दिया। मेरे पापा इवन बीमार हो जाते हैं ना, तो मुझे तो मालूम ही नहीं होता बीमार हो गए। मेरे पापा ही कहते हैं बेटा ये तो बहू आ गई नहीं तेरे भरोसे, तो अब तक हम यमराज जी के यहाँ पहुंच जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, चंदन की लकड़ी से भिजवाता, पैसे तो कमाई रखे ना, तो चंदन की लकड़ी से भिजवाता, काहे को टेंशन करते हो। अरे नालायक, यही कहेगा तू। अब एक्चुअल में मुझे मालूम ही नहीं चला, धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे साथ होती गई। फिर एक दिन मनीष ने समझाया मुझे, बोले सुन मेरी बात इधर आ, तू कितना बिजी है ये बता, अंबानी है, अडानी है। मैं कहा ये लोग भी है ना अपने परिवार को टाइम देते हैं। मैं कहा बात तो तेरी सही है, आपको चीजें क्या है व्यवस्थित करनी होती है। हम लोग बिजी रहते हैं, कई बच्चे मुझे कहते हैं सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, कहां से टाइम मैनेज करे। क्या आपको लगता है ऐसे कभी? जिसको भी लगता है ना, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, ईमानदारी के साथ एक दिन करके देख लेना, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुबह उठो ना, वहां से लेके एक एक घंटे का हिसाब लिखते जाना, एक एक घंटे का हिसाब, आपकी गलतफहमी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। कि आप सुबह आज उठे थे, आप कितने बजे? 5:30, 5:30 से 6:30 में क्या किया? नहाना धोना। 1 घंटे में तो औरतें तैयार होती हैं, आप तो पुरुष हैं। ये काम आप 15 मिनट में निपटा सकते थे, 1.25 घंटा तो मैंने आपका यहां बचा दिया। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कई लोग क्या है टॉयलेट में बैठे रहते हैं 15 मिनट तक, या तो मोबाइल लेके चल जाते हैं या अखबार लेके बैठे रहते हैं। अरे नहीं प्रेशर बन रहा तो जब बनेगा तब चल जाना, कोई जरूरी है क्या सुबह सुबह ही जाए? 15 मिनट, ओनली 15 मिनट, 45 मिनट आप खराब कर रहे हो। एक दिन हिसाब बना के देखना,
एक दिन हिसाब बना के देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि 24 घंटे में से आप 13 घंटे खराब करते हो। 13 घंटे खराब करते हो, काम में तो सिर्फ 11 घंटे ले रहे हो। करके देख लेना आप। तो ये सारे नुस्खे मैं आपको जो बता रहा हूं मैंने खुद ने आजमाए। लेकिन क्या होता है, ये सब चीजें हमें मालूम नहीं चलती, इसलिए हम एक इंटरनल ऑडिटर रखते हैं। वो हमें बताता है कि आप काम तो कर रहे हो, पर आप ऑपरेट कैसे कर रहे हो अपने आप को। देखो, काम करना और काम को सही ढंग से करना, दोनों में बहुत फर्क है। इसके लिए क्या होता है, प्रबंधक जो है ना वो समझ नहीं पाते इस चीज को, तो इसके लिए एक अलग से इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट करते हैं। इसलिए ये जो व्यक्ति है, ये आपकी केवल वित्तीय सूचनाओं की समीक्षा नहीं करता, ये देखता है कि आप अपने आप को ऑपरेट कैसे कर रहे हो। परिचालन गतिविधियों का भी क्या करता है, ये मूल्यांकन करता है। समझ में आ रहा है? अगर आप सही ढंग से अपने आप को ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट आएंगे। प्लस आपने जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम का भी मूल्यांकन करके देखो। उस सिस्टम का क्या करके देखो? अच्छा बताओ, सिस्टम को प्रभावी कब माना जाए। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो मैं तो एक सिंपल सी बात पूछ लेता हूं, आपकी पढ़ाई को प्रभावी कब माना जाएगा? जब आपके वांछित परिणाम आपको मिल जाए। कैसे मिले, क्या किया, कोई मायने नहीं रखता। सिस्टम प्रभावित तब माना जाएगा जब आपको रिजल्ट मिल जाए। सिस्टम बनाने से कुछ नहीं होता, तो इसका मूल्यांकन कौन करता है बताओ? इंटरनल ऑडिटर। जोखिम का निर्धारण कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। जितने भी लागू कानून नियम हैं उनकी पालना भी कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। संस्था की वैल्यू एडिशन करवा देता है ये। वैल्यू एडिशन समझते हो कि संस्था कहीं की कहीं ग्रोथ कर जाती है। बताओ, ऐसा होता नहीं होता? क्योंकि जब एक एक चीजों को चेक करोगे आप तो संस्था की वैल्यू एडिशन तो होगी होगी। ये इंटरनल ऑडिटर के क्या हैं, कुछ कार्य हैं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या बताओ? अब इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक चीज और करवा रहा हूं इसमें। जब भी इंटरनल ऑडिटर का नाम आएगा, एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको जरूर याद रखना है, जिसका नाम क्या है? SA 610। बताओ SA 610 का नाम क्या है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आंतरिक अंकेक्षक के काम को यूज करना। आंतरिक अंकेक्षक के कार्य को प्रयोग में लेना या उपयोग लेना, को उपयोग में लेना। देखो, 600 से 699 का जो ब्लॉक है, इसमें 3 ही ऐसे हैं। कौन कौन से बताओ? 600, 610 और 620। 600 में पढ़ा चुका हूं, आप बताएं क्या पढ़ाया था? यूजिंग द वर्क ऑफ, अब ब्रांच ऑडिटर की बजाय शब्द याद रखना कंपोनेंट ऑडिटर, क्योंकि अभी जो JBVNL का जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें एक और पोस्ट आती है जूनियर अकाउंटेंट के अलावा, अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर अलग होता है और जूनियर अकाउंटेंट का अलग होता है। तो अकाउंट्स ऑफिसर वाले भी आया था कि यूजिंग द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर कौन सा ऐसे है? कौन सा है बताओ? ऐसे 600। कंपोनेंट का मतलब कोई ना कोई घटक, वो आपकी सब्सिडरी भी हो सकती है, वो आपकी यूनिट भी हो सकती है, वो आपकी ब्रांच भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही एक ऐसे 610 है, ये बताओ किससे रिलेटेड है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और एक है ऐसे 620, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। समझ में आ रहा है? अंकेक्षक के विशेषज्ञ के काम को यूज करना। ये बताओ कौन यूज कर रहा है? आंतरिक अंकेक्षक के काम को यूज कौन कर रहा है? बिल्कुल सही बात। कौन यूज में ले रहा है? वैधानिक अंकेक्षक। क्या वो यूज में ले सकता है या नहीं ले सकता? बताओ बच्चों। आप ऐसे समझो, मैं किसी कंपनी की ऑडिट करने गया, मैंने जो ही बिल वाउचर उठाए, मैंने देखा कि ऑलरेडी वहां पर इस तरीके से बिलों पे क्या किए हुए हैं? टिक मार्क किए हुए हैं। मैंने कहा ये कौन टिक कर गया भाई? क्योंकि इस टाइप के टिक देखते ही हम समझ जाते हैं कोई जाति भाई है हमारा, क्योंकि ये तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी पहचान है। ये टिक देखते ही समझ जाता हूं मैं। मैंने कहा हमारे से पहले कौन कलाकारी कर गया भाई यहाँ पे?
तो मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि क्या आपके यहाँ पे पहले से ही जांच पड़ताल हो चुकी है? तो उनका हाँ साहब, हमारे यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिटर है, वो सारे दिन यही काम करते हैं, उन्होंने सब चीजें चेक कर रखी है। मैंने कहा मुलाकात कराओ हमारी। तो इंटरनल ऑडिटर से मैंने मीटिंग करी। मैंने कहा जी आपने क्या क्या काम कर रखा है? बोले सर मैंने तो सब कुछ ही कर रखा है, मैं तो यहीं बैठा रहता हूँ, मेरा तो काम यही है। आप बोलो आपको क्या चाहिए? मैंने कहा आपने टीडीएस की कंप्लाइंस चेक कर रखी है? फाइल निकाल के दे दी, ये लो सर आप चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से सब डन है। मैंने कहा आपने जीएसटी की रिटर्न सब मैच कर रखी है? फाइल निकाल के दे दी, ये लो सर। अब एक बात बताओ, हलवा बना बनाया गया है, तैयार है, मैं कढ़ाई दोबारा चढ़ाऊं या बने हुए को खा लूं? पर सावधान, अगर आपके डायबिटीज है और आप हलवा खा रहे हो, शरीर तो आपका ही है ना, ये थोड़ी कि बना हुआ है तो टिका दो। आंतरिक अंकेक्षक के काम को वैधानिक अंकेक्षक यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? उस पर विश्वास कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। विश्वास भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है, लेकिन ये कुछ सावधानी रखनी है। देखो आप दूसरे के काम को यूज कर रहे हो, करो, हम मना नहीं कर रहे, पर सावधानी रखें। सावधानी क्या रखेंगे बताओ? आप खुद बताओ क्या क्या सावधानी रखनी है आपको। आप किसी दूसरे के काम को यूज कर रहे हो तो आप क्या सावधानी रखेंगे? ये कह रहे थे वो काम सही है कि नहीं है, तो ये कैसे मालूम चलेगा सही है कि नहीं है? आप तो अगर उसको चेक करने लगे तो फिर यूज करना क्या हुआ? भैया आप किसी बिल्डर से मकान खरीद रहे हो बना बनाया, तो आप उसके अंदर घुस के थोड़ी देखोगे कौन सी सीमेंट डाली है और कौन से सरिये डाले। बच्चों इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि जिस आदमी के काम को यूज कर रहे हो उसकी योग्यता, उसका अनुभव, उसकी योग्यता, उसका अनुभव, इन सबको क्या करें एक बार चेक कर लें। समझे नहीं समझे? बताओ। अच्छा ये बच्चा बताएगा, आपने हमारे यहाँ ज्वाइन किया उससे पहले आप मेरे को जानते थे? आपने हमको ज्वाइन किया उससे पहले आप मेरे को जानते थे? नहीं, सुना अलग बात है, मेरे को तो जानते नहीं थे ना, मनीष सर को जानते थे, तो आप हमारे पास आ कैसे गए? बताओ, कहीं से सुना होगा, यही तो है ना। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी, मान लीजिए मैं भी अगर किसी के पास पढ़ने जा रहा हूं तो सामने वाले की योग्यता तो देखूंगा कि सामने वाला क्वालिफाइड है नहीं है, उसकी खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, वो करता क्या है। समझ रहे हो? आपके यहाँ पे जितने भी लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो उस फील्ड के प्रोफेशनल हैं। मैं सीए हूँ, ऑडिट का काम करता हूँ इसलिए ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ इसलिए बिजनेस पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो? मनीष सर ने तो पूरी जिंदगी दे दी अकाउंट्स के अलावा और कुछ नहीं आता उनको। हाँ, जब हम पढ़ते थे ना तभी वो पढ़ाता था और अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। मधुसूदन सर तो नौकरी में काम ही क्या करते हैं, आरएसआर नियम ही पढ़ाते रहते हैं। और ये हमारे जो खंडेलवाल सर है वो कौन है, स्टैटिकल ऑफिसर, तो इन्होंने तो काम ही यही करा है। तो आप देखो योग्यता देखोगे, साथ में क्या देखोगे, अनुभव, फिर तो विश्वास कर सकते हो, फिर तो विश्वास कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप सामने वाले की योग्यता देखो, अनुभव देखो, और एक बार यूज करने से पहले उनके साथ में क्या करो, कम्युनिकेशन करो कि सर मैं आपका ये काम यूज कर रहा हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। एक बार उनके साथ कम्युनिकेशन करो। बट स्टिल आपको बता देता हूं बच्चों, सावधानी अठी और सब्जी पूरी बटी। समझ रहे हो ना? दायित्व आपका था, आपका है और आपका रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अंतिम दायित्व किसका रहेगा बताओ? अंतिम दायित्व वैधानिक अंकेक्षक का रहेगा। वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सर मैंने जिसका काम यूज किया वो चार्टेड अकाउंटेंट था, मेरे से सीनियर था, मेरे से ज्यादा अनुभवी था, तो मैंने उसके काम को यूज कर लिया। ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, क्योंकि दायित्व आपका था,
आपका है और आपका रहेगा। पर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। इस बात की अनुमति हमें कौन देता है? ऐसे 610 देता है। हाँ हाँ, वो फ्रॉड कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए कोई इंटरनल ऑडिटर वो उन्हीं का कर्मचारी है, कंपनी के साथ मिलके क्या कर ले? फ्रॉड कर ले। तभी तो कह रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि सावधानी, आपका दायित्व है। आपको ये देखना है कि उसमें विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए। ऐसा थोड़ी है कि एकदम यूं उठा के ही आप क्या कर लोगे, काम को चेक कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो अंदेशा तो लगेगा। और मान लीजिए आपने पूर्ण चातुर्य और दक्षता का प्रयोग किया, फिर भी आपको ऐसी कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, तो आप लापरवाही नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगेंगे, और लगेंगे तो भी आप क्लीन चिट लेके निकल जाओगे। हाँ, ऑडिटर तो सैंपलिंग ही करेगा। नहीं, ऑडिटर जो होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो सैंपलिंग ही करता है, क्योंकि इतना डिटेल में वो नहीं जा सकता। कुछ पूछ रहे हो बेटा? हाँ ये बात, इसने कहा सर इंटरनल ऑडिटर कहता भैया मैंने तो इतनी मेहनत करी है, हलवा बनाया है, कढ़ाई चढ़ाई है, और तू आके खाने के लिए आ गया। मना कर सकता है? हम उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते, मना कर सकता है। लेकिन ये बताओ मेरे स्कोप पे क्या लग गई? लिमिटेशन। आप ये मान लो कि प्रबंधकों ने मुझे साक्ष्य देने से क्या कर दी है, तो मुझे अगर लगता है कि उस काम का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अगर दूसरा तरीका है, मान लो आंतरिक अंकेक्षक ने मना कर दिया साहब मैं नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका है आपके पास तो दूसरा तरीका अपनाओ। और दूसरा तरीका भी नहीं है तो ये आपके स्कोप पे क्या लग गई? लिमिटेशन। तो रिपोर्ट को क्या कर दो? मॉडिफाइड। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? तो ये था आपका ऐसे 610। इतनी सी बात ध्यान रखनी है बस। देखो मैंने क्या लिखा है, यदि वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक के काम को यूज करता है तो कर सकता है, पर यह सावधानी रखनी है। पहली सावधानी, आपके दिमाग में यह चीज सेट होनी चाहिए कि अंतिम दायित्व आपका था, है और रहेगा। दूसरी सावधानी, सामने वाले की योग्यता, अनुभव, स्वतंत्रता, उसकी टेक्निकल कैपेसिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर लेना कि सामने वाला कितना टेक्निकल है, कितना अनुभवी है, इसको जरूर से चेक कर लेना। बोलो समझ में आ रही बात? और तीसरी सावधानी, काम को यूज करने से पहले उसके साथ एटलीस्ट एक बार क्या कर लें? कम्युनिकेशन कर लें। बोलो ये समझ में आ गया क्या? अब केवल इसमें मैं एक ही टॉपिक छोड़ रहा हूं आपके लिए, जो अपन कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनको इंटरनल ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य है। ये किसमें लिखा हुआ है? धारा 138 में, जिसको हम डिटेल में इंटरनल कंट्रोल वाले सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके अलावा बाकी सबके लिए ये ऑडिट कैसी है बताओ? ऐच्छिक है। और जहां ऐच्छिक है वहां योग्यता भी निर्धारित नहीं है। अच्छा बताओ, इसका कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना, इसका उल्लेख भी कौन करेंगे? प्रबंधक। ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा? प्रबंधक को। क्या रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट फिक्स होगा? हो ही नहीं सकता। अलग अलग तरह की संस्था हैं, अलग अलग तरह के प्रबंधक हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं हो सकता। तो याद आपका एक और मैंने टाइप कंप्लीट करा दिया, कौन सा? इंटरनल ऑडिट। 4-5 ऑडिट थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कॉस्ट ऑडिट हो गई। कॉस्ट ऑडिट का पूरा एक अपन ने टॉपिक कंप्लीट करा, धारा कौन सी करी? 148। एक टैक्स ऑडिट पढ़ी है अपन ने, एक अभी क्या पढ़ी है अपन ने? इंटरनल ऑडिट। और बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कौन से चैप्टर में? सरकारी कंपनी के अंकेक्षण में। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये भी पढ़ा चुका हूं। किसमें? सरकारी कंपनी में। एक है आपका सप्लीमेंट्री ऑडिट, याद है क्या? भूल गए? सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करवाता है? केग। कब करवाता है? ऑडिट रिपोर्ट प्राप्ति के 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये भी सरकारी कंपनी के अंकेक्षण में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब ये क्या? खाना पूर्ति है, सिंपल सी है। बताओ फाइनेंशियल ऑडिट क्या होती है? वित्तीय सूचनाओं की ऑडिट को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। ऐसे कई बार छोटी छोटी चीज आ जाती है। चलो अब एक दो चीजें मैं पूछ लेता हूं। कैश ऑडिट क्या होती है? कैश ऑडिट
रोकड़ अंकेक्षण, बताओ। नगद लेन देनों की ऑडिट, रोकड़ अंकेक्षण। स्टॉक ऑडिट क्या होती है? स्टॉक की ऑडिट, स्टॉक को जांच करना, स्टॉक ऑडिट। सर ऐसे कोई एक एक आइटम की ऑडिट होती है क्या? ये सब ऐच्छिक है। नहीं, अरे आप चीजों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? ये कह रहा है सर ये इंटरनल ऑडिट में नहीं आते क्या? मैंने कब कहा नहीं आती? मैंने कब कहा नहीं आती? पर हर आदमी की बस की बात है क्या इंटरनल ऑडिटर रखना? पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ है कोई इंटरनल ऑडिटर? बताओ। यहाँ तो अकाउंटेंट ही नहीं है, अकाउंटेंट ही नहीं है हमारे यहाँ तो। अकाउंटेंट भी लेता है 20,000 सैलरी, 20,000 सैलरी और मैं दे दूं? क्या करूंगा अकाउंटेंट रख के? शाम को 1 घंटे बैठूंगा, खुद ही कर दूंगा अकाउंटिंग, टक 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 हो गया काम। संस्था की औकात क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कोई लाला जी की दुकान है, लाला जी इंटरनल ऑडिटर रखेगा ही नहीं। वो कहेगा कोई ऑडिट की जरूरत नहीं। मैंने कहा लाला जी आपके यहाँ फ्रॉड हो रहे होंगे, मैं ढूंढ के बता दूंगा। अरे बोले सबसे बड़ा फ्रॉड में बैठा, किसको ढूंढेगा? अब मस रहो एकदम, मेरी दुकान की टेंशन तो मत लो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब तो ऐच्छिक है। आपकी इच्छा तो ऑडिट कराओ, नहीं तो मत कराओ। अब आपको मैं नेक्स्ट ऑडिट कराता हूं, स्टॉक ऑडिट। नेक्स्ट ऑडिट जो थोड़ी सी 1-2 बातें इसमें समझने वाली हैं बस। स्टॉक ऑडिट, बताओ नाम से क्या लग रहा है? स्टॉक का अंकेक्षण, स्टॉक का अंकेक्षण ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? आपकी इच्छा है तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। ये ऑडिट कैसी होती है? ऐच्छिक। किंतु अब सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कोई स्टॉक ऑडिट कराता ही नहीं हमसे। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई खाली केस को चेक कर दो, स्टॉक को चेक कर दो। वो तो पूरी ऑडिट कराते हैं, पूरी कराते हैं। लेकिन स्टॉक ऑडिट का कॉन्सेप्ट एक अलग से इजाद किया किसने? बैंक ने। समझ में आ रहा है? बैंक क्यों कराना चाहेगा स्टॉक ऑडिट, वो मैं बताता हूं। ये एक्स नाम का व्यक्ति बैंक के पास गया और बैंक को ये कहता है कि साहब मुझे लोन दे दो, मुझे ऋण चाहिए। मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वित्त के स्रोत। तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। आपको ऋण चाहिए, क्यों चाहिए ऋण? लिया आज तक लोन आपने? लिया? कौन सा लोन लिया है? फर्म के लिए लिया। उस पैसे का क्या किया? बिल्डिंग वगैरह बनाने में, रोजमर्रा के काम में। एक तो लोन होता है रोजमर्रा के काम के लिए। क्या दिन प्रतिदिन में पैसों की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है साहब। आपको माल खरीदना है, पेमेंट करना है, लेबर को सैलरी देनी है, रोजमर्रा के काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। एक होता है कि साहब मैं तो मशीन खरीद के ला रहा हूं, 2 करोड़ की मशीन आएगी, मैं कहां से ले आऊं पैसे? तो बैंक वाले मशीन के अगेंस्ट लोन दे दे। तो ऋण जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक कौन सा होता है? टर्म लोन। टर्म लोन समझ गए? जिसमें हर महीने क्या आएगी? किस्त आएगी। जैसे आपने मकान खरीदा, होम लोन लेते हो ना, तो वो टर्म लोन है जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है कि 10 साल 15 साल। एक जैसे कार खरीदी तो कार के लिए कार लोन ले लिया आपने। ये सब किसके प्रोडक्ट है? टर्म लोन के। और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल समझ गए? रोजमर्रा के काम के लिए कि साहब लेबर को पेमेंट करना है, ये करना है। अब क्या होता है, एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो बैंक में पहुंचा और बैंक से क्या चीज की रिक्वेस्ट करी कि साहब वर्किंग कैपिटल का लोन दे दो। तो बैंक कहेगा भाई कौन सी वर्किंग और क्यों चाहिए तुझे लोन? क्या वर्किंग करने के लिए पैसा चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों चाहिए बताना। चलो इस शर्ट की बात करते हैं। मेरी फैक्ट्री है शर्ट बनाने की, मुझे पैसा क्यों चाहिए? उधार आता है? उधार आता है? क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। ये जो कपड़ा मैंने पहन रखा है ये मैंने क्लाइंट की यहीं से मारा है। और ये मेरे पास कपड़े नॉर्मली ऐसे ही मिलेंगे सारे, क्लाइंट के ऐसे उठा लाते हैं थान के थान। तो अब ये जो कपड़ा है ना ये 60 रुपये मीटर का है।
ओनली 60 रुपीज मीटर। 120 रुपए का कपड़ा है, मैं इतना ही पहनता हूँ। हाँ, अब वो अलग बात है, आप मार्केट में खरीदने जाओ 1500 रुपये का मिलेगा। मुझे तो मालूम है ना कहाँ से आ रहा है, ये भिवंडी से आता है। मुंबई में भिवंडी में इसकी मिल्स हैं। प्योर कॉटन है ये, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है, प्योर कॉटन है और सिर्फ 60 रुपये मीटर रेट है। समझ में आ रहा है? अब ये कपड़ा खरीदा मैंने, कहां से खरीदा? मुंबई से। मैंने कहा भाई साहब उधार दे दो, तो वो देगा, दे देगा। मार्केट में आपका नाम है तो उधार भी मिलती है। वो कहेगा भाई साहब 1 महीने की उधार दूंगा, 1 महीने बाद क्या करना है? पेमेंट करना है। मैंने 1 करोड़ का कपड़ा खरीद लिया, बताओ मुझे 1 करोड़ अभी देने हैं कि 1 महीने बाद देने हैं? 1 महीने बाद देने हैं। अब आगे की कहानी सुनो, बताओ उस कपड़े का करूंगा क्या? मैं तो शर्ट बेचता हूं, कपड़ा थोड़ी बेचता हूं। कपड़ा देखा क्या आपने? कपड़ा आप लोगों ने देखा ही नहीं है। आप लोगों ने जो देखे ना वो रेडी फैब्रिक देखे। ग्रे देखा आपने? ग्रे जो कपड़ा आता है ना उसको हम ग्रे बोलते हैं, ग्रे कच्चा कपड़ा। रजाई की खोलियां देखी क्या आपने? वैसा आता है कपड़ा हमेशा, और हाथ लगाओगे ना तो हाथ में से स्मेल नहीं जाएगी, कपास की स्मेल आती है। तो वो कपड़ा आता है मुंबई से ऐसा। ये कपड़ा वैसा ही था सर? ऐसा लग तो नहीं रहा ये तो रेडी चीज देख रहे हो ना आप। इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, जयपुर फेमस है, जयपुर का सांगानेर फेमस है रंगाई और छपाई के लिए। हम उस कपड़े को धुलाई के लिए देते हैं। धुलाई की फैक्ट्रियां लगी है सांगानेर में, जाके देखना आप। द्रवती योजना बनानी पड़ेगी सरकार को, इतना गंदा पानी बहता है। कपड़े की धुलाई होती है यहाँ पे केमिकल से, तो वो जो रजाई का खोले जैसा कपड़ा होता है ना वो व्हाइट हो जाता है एकदम, सारी गंदगी साफ, एकदम कपड़ा निकल के आता है शानदार। उसको डाइंग करवाते, तो डाइंग वाले से भी उधार ले लेते हैं, समझ रहे हो? लेकिन डाइंग की जो प्रोसेस है उसमें हमको 15 दिन लग गए। 15, अब ऐसा थोड़ी कि मैं कपड़ा दूंगा आज शाम को मेरे को धोखे दे देगा, उसके पास भी काम रहता है। 15 दिन तो उसने लगा दिए। फिर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। अब प्रिंट कोई भी कलर करा सकते हो, डिजाइन करवा सकते हो। 15 दिन उसने ले लिए। कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया। इतने में ये पेमेंट मांगने वाला तैयार हो गया। और मैंने कहा कहां से दूं अभी तो कपड़ा मेरी फैक्ट्री में तो पहुंचा ही नहीं है। फिर मेरी फैक्ट्री में आएगा, मैं उसकी कटिंग कराऊंगा, स्टिचिंग कराऊंगा, बटन लगाऊंगा, प्रेस करवाऊंगा, पैकिंग कराऊंगा, उसमें 1 महीना लग गया। कितने महीने हो गए? 2 महीने। और फिर उस माल को बेचूंगा, तो मैंने कोई पकोड़े तो बनाए नहीं जो तले और खरीदने वाले आ गए। शर्ट बनाए, स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक में पड़ा है, बिकेगा जैसे बिकेगा। और चलो बिक गया तो सामने वाला उधार मांगता है कि हमें उधार दो। तो क्या होता है, आपका माल खरीदने से लेके माल का पेमेंट आने तक आपके 6 महीने लग जाते हैं। और उधार कितने महीने की मिल रही है? 1 महीने की। तो 5 महीने की बिक्री के बराबर अगर आपके जेब में पैसा है तो आपको पैसों की तकलीफ नहीं आएगी। इसके लिए हम बैंक में जाके क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। बैंक वाला ही कहता है चलो आपको मैं लोन दे दूंगा, आप बदले में मुझे क्या दोगी? भाई मैं आपको लोन दे दूंगा, अगर आप नहीं चुका पाए तो ये कहते हैं साहब ये स्टॉक आपका, इस स्टॉक पे पहला अधिकार किसका? बैंक का। भाई मेरे पास और तो क्या है, मेरे पास कपड़ा पड़ा है, ये सारे कप आपके शर्ट वगैरह पड़े हुए, अगर मैं नहीं चुका हूं तो ये सब आपका। तो बैंक कहता है भैया 10 करोड़ के स्टॉक पे 30% तेरा, 70% हमसे ले ले। तो बैंक कितना लोन देगा? 7 करोड़ का। 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा होगा ना आपके पास में, तो बैंक आपको कितने का लोन देगा? 7 करोड़ का देगा। अब बताओ इसमें लोग घपला कर देंगे नहीं करेंगे? स्टॉक पड़ा होगा 2 करोड़ का, बैंक को बताएंगे कितना? 10 करोड़ का। बताओ करेंगे नहीं करेंगे घपला? तो आरबीआई ने यहां पर मैंडेटरी कर दिया। आरबीआई ने यह कहा कि यदि आरबीआई ने अनिवार्य किया है, अनिवार्य किया है, यदि बैंक स्टॉक के बदले में, स्टॉक के बदले में क्या देता है? ये वर्किंग कैपिटल लोन को हम क्या बोलते हैं? सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, नगद साख।
समझ में आ रहा है? तो ये वर्किंग कैपिटल लोन होता है कि आरबीआई ने अनिवार्य किया कि यदि बैंक स्टॉक के बदले में सीसी लिमिट 5 करोड़ से अधिक की देता है, 5 करोड़ से अधिक की देता है, तो आरबीआई ने कह दिया कि बैंक को उस क्लाइंट के यहां पे स्टॉक ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो अब बताओ हमें नियुक्त कौन करेगा? स्टॉक ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा? बैंक करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? हमारी बैंक। मैं अपनी रिपोर्ट किसको दूंगा? मैं अपनी रिपोर्ट किसको दूंगा? बैंक को दूंगा। हमको बैंक अपॉइंट करते हैं कि सीए साहब जाओ और जाके स्टॉक बताओ कितना पड़ा है। तो सिर्फ मैं स्टॉक चेक करूंगा, मेरे को और चीजों से क्या मतलब है? और जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाकर किसको दे दूंगा? बैंक को दे दूंगा। इसको अपन क्या कहते हैं? स्टॉक ऑडिट कहते हैं। बोलो समझ में आ गई क्या चीज? योग्यता तो सीए ही है, बैंक अपॉइंट कर रहे हैं तो योग्यता क्या है यहाँ पे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, अनिवार्य आते ही, बाकी तो कोई कराएगा ही नहीं। कहीं को कराएंगे स्टॉक ऑडिट? क्या बोल रहे हो? वैल्यू तो क्लाइंट से पूछेंगे, बिल होंगे ना उसके पास में। कोई कपड़ा खरीदा है तो उसका बिल तो आया होगा, बिल के हिसाब से रेट ले लेंगे हम। नहीं, मार्केट प्राइस नहीं, लागत मूल्य भी लेते हैं हम स्टॉक का मूल्यांकन। ठीक है, हाँ, मार्केट प्राइस अगर उसकी कम हो गई है तो फिर मार्केट प्राइस कंसीडर करते हैं, क्योंकि लागत और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो, उस पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। बाद का मुझे मतलब नहीं है, जिस दिन मैं रिपोर्ट दूं उस दिन की वैल्यू देनी है मुझे। मैं तो जिस दिन रिपोर्ट दूंगा उस दिन की वैल्यू दूंगा। तो बैंक तो हर साल ही कराता है ये ऑडिट, क्योंकि उसको हर साल लोन की लिमिट को रिन्यू करना होता है। बोलो समझ में आ गया क्या? तो स्टॉक ऑडिट पढ़ के सुना रहा हूं, देखो। ये अंकेक्षण स्टॉक के अस्तित्व में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग बताते हैं हमारे पास 10 करोड़ का स्टॉक है, जबकि होता कितना है? 2 करोड़ का ही। तो अस्तित्व के लिए, मूल्यांकन के लिए और उनके सत्यापन के लिए ये ऑडिट कराई जाती है। नॉर्मली ये ऑडिट कौन कराता है? बैंक कराता है। बैंक कब कराता है? जब वो अपने किसी कस्टमर को स्टॉक के बदले में क्या देता है? नगद साख, सीसी लिमिट यानी वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराता है। वर्तमान में आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि अगर कोई भी बैंक 5 करोड़ से ज्यादा का लिमिट दे देता है तो वो स्टॉक ऑडिट करवाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्या बोल रहे हो? मूल्यांकन और बहुत फर्क है। एक तो होता है वैल्यूएशन और एक होता है वेरिफिकेशन। वैल्यूएशन तो वैल्यू लगाना है, और वेरिफिकेशन में आपको 4 चीजें आती हैं, OBEP। मैं आपको चैप्टर कराऊंगा पूरा, आपके कोर्स में है। प्रमाणन, मूल्यांकन और सत्यापन। सत्यापन में 4 चीजें आती हैं, OBEP। ओ का मतलब ओनरशिप, कि मालिक कौन है। आप बताओ ये बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? मैं मालिक थोड़ी हूं सर, मैं तो किराया पे हूं, तो इसका मतलब ओनरशिप नहीं है। दूसरा OB का मतलब वैल्यूएशन, तो मूल्यांकन किसका हिस्सा है? सत्यापन का, कि किस वैल्यू पे दिखाई जाए। अब वैल्यूएशन के तो कहीं नहीं है, मैं आपको मनीष सर ने भी थोड़ा बहुत बताया होगा। बताओ स्टॉक को किस मूल्य पे दिखाते हैं? लागत और बाजार मूल्य जो भी कम हो। जमीन को किस मूल्य पे दिखाते हैं? जमीन को लागत मूल्य पर। बिल्डिंग को किस मूल्य पे दिखाते हैं? लागत मूल्य माइनस डेप्रिसिएशन। डेटर्स को किस मूल्य पे दिखाते हैं? डेटर्स, जिनके आप माल बेचते हो, पैसा मांगते हो। बुक वैल्यू माइनस बेड डेप्ट्स। और गाय भैंस को किस मूल्य पे दिखाते हैं? लाइव स्टॉक, गाय भैंस। बताओ है क्या किसी के पास गाय भैंस है? अभी समझा देते हैं 2 मिनट में। आपके हैं? अरे हाँ, ये रहा भैंस वाला। बताओ कितने पैसे हैं आपके पास? 4 हैं। चारों दूध दे रही हैं क्या? जो भैंस दूध दे रही है उसकी बाजार में वैल्यू, और जो भैंस दूध नहीं दे रही तो अब पशुओं का मूल्यांकन कैसे करें? तो इसको रीवैल्यूएशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इनका मूल्यांकन चेंज होता रहता है। पुनर्मूल्यांकन पद्धति पे मूल्यांकन किया जाता है। वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा मूल्यांकन वाले में। यहां तक समझ में आ गया?
स्टॉक ऑडिट कंप्लीट मानू। नेक्स्ट ऑडिट पढ़ते हैं बच्चों अपन, कौन सी? मैनेजमेंट ऑडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आई हुई है। टॉपिक का नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। बच्चों ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट ऑडिट के दो पार्ट पढ़ेंगे अपन। एक होती है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकों का अंकेक्षण, प्रबंधकों का अंकेक्षण। और एक होता है ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, प्रबंधकों के लिए, प्रबंधकों के लिए अंकेक्षण। सही मायने में जो प्रबंधकों का अंकेक्षण है, इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट यही कहलाती है। लेकिन जो प्रबंधकों के लिए अंकेक्षण होता है, ये मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट जरूर है, पर इसका नाम आप क्या दे सकते हो? परिचालन अंकेक्षण, ऑपरेशनल ऑडिट। क्या नाम दे सकते हो इसका आप? ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। अब इनको समझना बच्चों ध्यान से, क्योंकि अगर आपको थीम समझ में आ गई तो आगे के कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, आपको किसी कंपनी ने ऑफर किया कि हम आपको 50 लाख रुपए साल का पैकेज दे देंगे, 50 लाख रुपए की आपकी सैलरी रहेगी। अच्छा, मिल जाती हैं कितनी सैलरियां? खूब है, जयपुर में ही मिल रही हैं, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप में टैलेंट होना चाहिए बस। तो कंपनी ने कहा हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, दिल्ली अपना हेड ऑफिस है, आप वहां बैठेंगे और आप हमारी कंपनी के मेन मैनेजमेंट के पार्ट। पर आप सुन लो, आपकी जिम्मेदारी क्या है वो समझ लो। क्यों? रुपये तो देख रहे हो आप 50 लाख। अब जिम्मेदारी सुन लो कि हमारी कंपनी की पूरी इंडिया में ब्रांचें हैं, और किसी भी ब्रांच में कोई भी गड़बड़ हो गई तो हम आपको पकड़ लेंगे। उन सब के लिए उत्तरदायी आप हो। क्या आप ये दायित्व स्वीकार करने के लिए रेडी हो? तो 50 लाख का वेलकम है। हाँ सर, मैं बैठा हूं दिल्ली, ब्रांच चल रही है चेन्नई, वहां हो रही है गड़बड़, गर्दन पकड़ी जा रही है मेरी, अपने बस की विद्या नहीं है, तब आपको ये पैकेज नहीं मिलेगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? बिल्कुल। बड़े बड़े देखो, जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ रहे हो? तो प्रबंधकों के सामने एक चुनौती आई, उन्हें उन कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा जो उनके प्रत्यक्ष कंट्रोल से क्या थे? दूर थे, रिमोट पे थे। क्योंकि वो तो बैठा है दिल्ली और उसको उत्तरदायी ठहरा रहे हो कहां से? चेन्नई के काम के लिए। तो प्रबंधकों की तरफ से एक मांग आई कि सर हम जिम्मेदारी ले लेंगे, पर हमारी एक रिक्वायरमेंट है। बोले क्या रिक्वायरमेंट है? बोले चेन्नई की ब्रांच में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, उनकी जांच पड़ताल करवा के हमें रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो हम जिम्मेदारी लेने को क्या है? तैयार है। तो बताओ ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट किसकी तरफ से आई? प्रबंधकों की तरफ से। कौन करवाना चाह रहा है ये? प्रबंधक। किसके लिए ऑडिट है ये? प्रबंधकों के लिए अंकेक्षण। तो बताओ इसमें अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? प्रबंधक करेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। क्योंकि वो कहेगा साहब मैं अपॉइंट करूंगा बंदे को, और वो बंदा काम करके मुझे क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। तो बताओ इसमें रिपोर्ट किसको दी जाएगी? प्रबंधक को। और ये किस चीज की जांच पड़ताल करेगा?
किस चीज की जांच पड़ताल करेगा? संस्था के परिचालन की। तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि साहब हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन कैसा रहा, आप हमें ये बताएं, तो हम आपके लिए जिम्मेदारी लेने को क्या है, तैयार है। बोलो समझ में आ रहा है? इस ऑडिट को अपन क्या नाम दे रहे हैं? ऑपरेशनल ऑडिट। किसमें? हाँ, ये बात इसने सही पूछी कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। देखो क्या है, इंटरनल ऑडिट का ही विस्तार है क्या? ऑपरेशनल ऑडिट। इनमें फर्क ढूंढने की कोशिश मत करो, दोनों एक ही हैं, पर ये विस्तार है। इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी बहुत सारी है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है? ऑपरेशन की। कार्य का जो स्कोप है ना, उसके लेवल का फर्क है, बस चीजें वही हैं, चीजें वही हैं। समझ में आ गई क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ फाइनेंस मैनेजर और सेल्स मैनेजर में क्या फर्क है, आप मुझसे अगर ये चीज पूछोगे तो मैं कहूंगा दोनों मैनेजर हैं, दोनों संस्था के लिए काम कर रहे हैं, दोनों संस्था के हित में काम कर रहे हैं, पर दोनों का काम अलग अलग है। फाइनेंस मैनेजर का काम है संस्था के लिए वित्त की व्यवस्था करना और सेल्स मैनेजर का काम है संस्था की बिक्री बढ़ाना। इंटरनल ऑडिटर संस्था की सारी चीजों को चेक करता है और ये सिर्फ किस पे कंसर्न करेगा अपने आप को? संस्था के परिचालन से, कि संस्था ऑपरेट कैसे हो रही है। अब आप मुझसे कहेंगे सर वो तो इंटरनल ऑडिटर भी करता है, बिल्कुल करता है, पर एक आदमी कितना काम कर लेगा? इसलिए इंटरनल ऑडिटर की जगह पर क्या नियुक्त होने स्टार्ट कर दी है? ऑपरेशनल ऑडिटर। काम का लेवल का फर्क है बस। बोलो यहां तक समझ में आ रही है क्या चीजें? तो बताओ ये किसके लिए अंकेक्षण कर रहा है? प्रबंधकों के लिए। आगे बात समझ में? अब ये बात करते हैं प्रबंधकों का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी बिल्कुल भी नहीं हूं, अपने को कोई लेना देना भी नहीं है, ना अपन मोदी के समर्थक है ना कांग्रेस के विरोधी हैं, समझ रहे हो? लेकिन एक बात कहता हूं आपको कि साहब बहुत सारे लोग मोदी को गालियां देते हैं, ये नोटबंदी कर दी, ये कर दिया यार, वो कर दिया यार, महंगाई बढ़ा दी। जब भी देश में महंगाई की बात आती है, तुम विकास की बात आती है तो तुम हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हो, विकास तो पागल हो गया, ठीक है, ऐसी बातें करने लग जाते हो। ऐसे लोग बहुत कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, तो कितनी ढेरों रील आती रहती है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं, मोदी भगवान थोड़ी, वो भी तो इंसान है, गलती तो उससे भी हो सकती है। निर्णय जो प्रबंधक लेते हैं उनसे गलतियां हो सकती है, बताओ हो सकती नहीं हो सकती? अब प्रबंधक को इसमें डर लगता है, प्रबंधकों को डर लगता है क्योंकि उनके निर्णय थोड़े से भारी पड़ जाते हैं। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर, पूरी संस्था को प्रभावित करते हैं। तो प्रबंधक ये चाहते हैं कि यार हमारे निर्णय की भी तो क्या हो, जांच पड़ताल हो। तो बताओ प्रबंधकों की नीति, उनके निर्णय, उनके द्वारा बनाए गए नियम, प्रबंधकों के निर्णय, उनके द्वारा बनाई गई नीति, नियम, इनकी भी तो जांच पड़ताल हो। इनका अंकेक्षण, इनका अंकेक्षण, प्रबंधकों के निर्णय, नीति, नियम का अंकेक्षण जो कराता है वो क्या कहलाता है? प्रबंध अंकेक्षण कहलाता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होता है? प्रबंधकों की ऑडिट हो रही है कि प्रबंधकों के द्वारा जो निर्णय लिए गए वो संस्था के हित में थे या नहीं थे, प्रबंधकों के द्वारा जो नियम बनाए गए वो संस्था के हित में थे या नहीं थे। बताओ ये ऑडिट कौन करवाना चाहेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? बच्चों ये मैनेजमेंट तो नहीं चाहेगा, पर कौन चाहेंगे? सदस्य, क्योंकि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। और ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? सदस्य को। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? दोनों चीजें क्लियर है? कोई डाउट बेटा? हाँ, उसका ये कोई काम नहीं है। नहीं, वैधानिक अंकेक्षण जो है वो वित्तीय सूचनाओं की ऑडिट करता है खाली, उसको कोई मतलब नहीं है तुम संस्था कैसे चला रहे हो। आज अगर हम कहीं भी ऑडिट करने जा रहे हैं और उसके लॉस आ रहे हैं तो मेरे क्या फर्क पड़ना है? मैं तो देखता हूं जो लॉस तुमने बताया वो सही है ना। हम ये नहीं देखते कि तुमने व्यापार कैसे किया, उससे मेरे को क्या मतलब है।
अच्छा ये बताओ, मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये ऐच्छिक है या अनिवार्य है? ऐच्छिक अंग एक्शन है, मैंडेटरी थोड़ी है। आपकी इच्छा हो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। ये एक तरह का क्या है, ऐच्छिक अंग एक्शन है। बात समझ गए क्या मेरी बात? हाँ, सदस्यों को एजीएम में। आप क्या पूछ रहे हो? ना ना, ये मेरा दायित्व थोड़ी है। संस्था लॉस में चल रही तो मैं उत्तरदायी कैसे हो गया? मेरा दायित्व है कि जो वित्तीय विवरण छवि प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे हानि की चाहे लाभ की, वो सत्य एवं उचित हो। मेरा काम इतना ही है भैया, मैं राय देता हूं, सलाह नहीं। बताया था ना आपको, ऑडिटर इज लाइबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन नॉट द एडवाइस। मेरा काम सलाह देना नहीं है, मेरा कर्तव्य सलाह देना नहीं कि तुमको काम ऐसा करना चाहिए था। नहीं समझे क्या भाई? जैसे कोई नई नई बहू आती है घर में, तो उसकी सास उसको काम करना सिखाती है, और एक सास ऐसी होती है जो सिखाती नहीं है पर उसकी कमियां जरूर निकालती रहती है, तो हम वो वाली सास है। हम सिखाएंगे थोड़ी कि पापड़ कैसे सेका जाता है। ना ना, तेरे घर वालों से सीख के आती। तूने सेका, पहले सेक ले तेरे हिसाब से, फिर मैं कमी जरूर निकाल दूंगा और उसका होल्ला पूरे मोहल्ले में कर दूंगा। ये ऐसी सास है हम। समझ गए ना आप? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऐसा होता है जिसका काम सिर्फ जो आपने कर रखा है उसकी जांच पड़ताल करना है। और ये तो सब मैनेजमेंट का हिस्सा है भाई, ये तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैनेजमेंट चाहता है कि हमारी संस्था परफॉर्मेंस दे, तो इसलिए ये ऑडिट कराते हैं। समझ गए ना आप मेरी बात? पहले ऑडिट का जो जन्म हुआ था वो केवल वित्तीय लेन देनों की जांच पड़ताल के लिए हुआ था। आज ऑडिट का तो स्कोप ही बदल गया। ये आपके कोर्स में अगर कभी भी कोई नई चीज जुड़ेगी अगर ऑडिट में, तो एक चीज जुड़ेगी, रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिट। आज की डेट में ऑडिट का रिसेंट ट्रेंड ये है। कौन कौन सी ऑडिट आएंगे इसमें? एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। ये रिसेंट ट्रेंड है जो मैंडेटरी नहीं है, प्रचलन में ये है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत है, इनसे रिजल्ट आते हैं। बात समझ रहे हो? चलो एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं। एक तो होता है अकाउंटेंट, एक होता है सेल्स का आदमी। सैलरी ज्यादा किसको मिलती है? एक तो सेल्स का आदमी है और एक अकाउंटेंट है, सैलरी ज्यादा किसको मिलती है? सेल्स वाले को। क्यों? क्योंकि सेल्स वाला सेल लाके देता है, और अकाउंटेंट तो जो कर लिया आपने उसको लिखा पढ़ी करता रहता है। ये फर्क है। आजकल पैसा हमारा इसमें है, क्योंकि इसमें उनको हम रिजल्ट देते हैं, उनके बिजनेस को क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं। और जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसमें तो जो कर लिया उसमें कमियां और बता रहे हैं। तो ये रिसेंट ट्रेंड है ऑडिट का। अब पढ़ के सुना रहा हूं, देखो। मैनेजमेंट ऑडिट दो टाइप में मैंने इसको बांटा है, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें प्रबंधकों के द्वारा लिए गए निर्णय, नीति, नियम, उनके द्वारा किए गए कार्य, इन सब की जांच पड़ताल की जाती है। इसका मतलब किसकी ऑडिट कर रहे हैं हम? मैनेजमेंट की ऑडिट करेंगे, तुमने काम कैसे किया। इसलिए इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? सदस्य। और सदस्यों को ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसको हम ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एक होता है बच्चों ऑपरेशनल ऑडिट। ये किसका विस्तार है? इंटरनल ऑडिट ही है ये भी। फर्क खाली इतना सा है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि आप मैनेजमेंट को उन काम के लिए उत्तरदायी ठहराना चाह रहे थे जो उनके परिचालन क्षेत्र से बहुत दूर थे। कि मैनेजमेंट बैठा हुआ है कहां पे? बताओ, मैनेजमेंट कहां बैठा हुआ है? दिल्ली। और आप उत्तरदायी ठहरा रहे हो कहां? चेन्नई के लिए। तो इसकी आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई कि प्रबंधकों को संस्था के परिचालन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, जबकि वो वास्तविक परिचालन स्तर से क्या थे? दूर थे। अतः प्रबंधकों को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सूचना तंत्र के रूप में इस ऑडिट का प्रयोग किया गया। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? प्रबंधक। और रिपोर्ट भी किसको करेगा? प्रबंधकों को। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। फर्क समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक का? बच्चों, ये जो दोनों टाइप की ऑडिट है, ये किसने बताई हमको? ये दोनों टाइप की आप ऑडिट देख रहे हो। एक राइटर थे जिनका नाम था टीजी रोज। टीजी रोज द्वारा व्यक्त। मैनेजमेंट ऑडिट के जो दो पार्ट हैं,
ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट और ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, ये टीजी रोज के द्वारा हमें बताई गई है। बोलो दोनों बातें समझ में आ गई? तो ये आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट ऑडिट। अब आओ बच्चों एक नया ही शब्द, फॉरेंसिक ऑडिट। अच्छा चलो, फॉरेंसिक का नाम आपने सुना हुआ है क्या, ये बताओ। फॉरेंसिक शब्द सुना हुआ है? सुना है बेटा कभी? कहाँ सुना था सर? वो टीवी में है ना, सीआईडी सीरियल आता था, वहां सुना था फॉरेंसिक। नहीं सुना था? क्या होता है फॉरेंसिक, क्या होती है? हाँ, घटना क्या हुई, कोई आदमी मर गया, एक तरह से फॉरेंसिक में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसको ले जाया जाता है, उससे उसके डीएनए सैंपल वगैरह निकाले जाते हैं, रिपोर्ट तैयार की जाती है। अच्छा ये बताओ, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जो भी जांच पड़ताल हुई और उसकी जो रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट कहाँ जमा कराते हो? कहाँ जाती है वो रिपोर्ट? कोर्ट में। कहाँ जाती है कि साहब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट आई है कि इस आदमी की डेथ इतनी बजे हुई थी, इस हथियार से हुई थी, इस तरीके से मरा था। क्या उसको एविडेंस माना जाता है? तो ये तो मैंने आपको फॉरेंसिक शब्द का अर्थ बताया है। अब आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑडिट भी फॉरेंसिक ऑडिट हो गई। बात समझ में आ रही है? बताओ ये ऑडिट कब होगी? देखो, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में कभी आप गए हो? आप कब जाओगे फॉरेंसिक लेबोरेटरी में? मरने के बाद। डेड बॉडी का ही परीक्षण होता है वहां, तो उससे पहले नहीं जा सकते आप। समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही ये ऑडिट जो है ना, ये होती कब है? मरने के बाद है। मरने के बाद क्या हो गया सर इसमें? अब सुनो, आप बताएं, नीरव मोदी का नाम सुना है? क्या खासियत थी उनमें जो आपने सुन लिया नाम है? चोर? मेरे से मिलता जुलता है, मेरे से तो 11,000 गुना बड़ा खिलाड़ी है। बताओ बच्चों, नीरव मोदी का नाम आप लोगों ने क्यों सुना है? कितने की चोरी कर गया? 11,000 करोड़ की चोरी कर गया। आप एक काम करो, आप 1 करोड़ की चोरी करके बताओ, मान जाऊंगा आपको मैं। पीएनबी बैंक आज भी है, करके बताओ। आप तो जो हमको फीस दे रही है ना, उतने का ही लोन लेके बता दो। लो पीएनबी में जाओ, सब सर्जन में फीस बनी है, लोन दे दो। पीएनबी वाला कहेगा बोल कौन से गेट से बाहर जाना पसंद करेगा, जिधर से आया उधर से या पीछे से फेंकूं, निकल यहां से। तो 11,000 करोड़ वो रुपए कैसे ले गया? क्या वहां ऑडिटें नहीं हो रही थी? ये घोटाला हुआ कैसे? और आपको क्या लगता है एक दिन में हो गया? एक दिन में आदमी इतना बड़ा स्कैम कर देगा? बच्चों, ऑडिटें भी हो रही थी, लेकिन सारे मिली भगत थी, सबकी मिली भगत थी। नहीं समझ गए क्या? क्या हो रहे थे वहां पे? फ्रॉड। और ये जो इस टाइप के फ्रॉड हुए, तो ऑडिटर को पकड़ा गया। आजा भैया तू आजा। हाँ बोल, क्या ऑडिट करी तूने? रिपोर्ट दी है ना, ट्रू एंड फेयर। ये कौन है 11,000 करोड़ वाला? ऑडिटर कहेगा सर आई एम रेस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। मैं तो सिर्फ उचित आश्वासन लेने के लिए उत्तरदायी हूं, और मैं कोई गारंटी नहीं देता। तो इसका मतलब हमारी ऑडिट कोई काम की ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो लिमिटेशन है। तो एक नई ऑडिट का जन्म हुआ। जो हमारी ट्रेडिशनल ऑडिट है ना, उससे काम नहीं चल रहा। एक नई ऑडिट का जन्म हुआ, और इसके लिए अब अलग से क्वालिफिकेशन आ गई है। और जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनको एग्जाम देनी पड़ती है, ये पोस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री लेनी पड़ती है हमको। मतलब इसमें एग्जाम देने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चार्टेड अकाउंटेंट होना, और सीए होने के बाद हम लोग एग्जाम देते हैं। जैसे मैंने सीए के बाद भी 2-3 एग्जाम दिए, हाँ, लेकिन हमारी फील्ड की बस। जैसे मैं ईसा क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, ईसा मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हूँ मैं, तभी मैं बैंक की ऑडिट कर पाता हूँ। बैंक ऑडिट करने के लिए ईसा और डीसा ये होने जरूरी है,
ठीक है, आजकल चल रहा है एक इंसॉल्वेंसी एक्ट, खूब काम चल रहा है ये, कि अभी क्या होता है कंपनियां इंसॉल्वेंट हो जाती हैं तो उसका पूरा मैनेजमेंट का भार एक सीए को दे दिया जाएगा कि तू बेच इसको और पैसे रिकवरी करा के दे लोगों को। तो उसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है। ऐसे एक कोर्स आया फोरेंसिक ऑडिट का, समझ में आ रही है? अब बताओ ये ऑडिट कब होगी? ये ऑडिट कब होगी? जब कहीं पर कुछ कपट हुए हैं, जैसे नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ठीक है, सारा इंडिया के कितने ही विक्टिम बैठे हुए हैं यहाँ पे, बताओ है नहीं है? सारा इंडिया में मैंने काम करना शुरू किया था बीच में कि साहब जो लोगों के पैसे डूबे हुए थे मैं वो रिकवरी करा करा के दे रहा था। 50% फीस खा गए हम। जैसे आप में से किसी ने लगा रखे हैं सारा इंडिया में? है? सारे इंडिया में पैसे लगा रखे हैं क्या किसी ने? कोई क्लाइंट नहीं बन रहा आज है? दोस्त ने लगा रखे हैं? कितने रुपए डूबे हुए हैं? 25 लाख। 10 लाख दिला देना, 25 लाख आ जाएंगे उसके पास, मैं दिलाऊंगा। 10 लाख फीस है लेकिन हमारी, और आप कह रहे तो बहुत ज्यादा है, तो कर लो तुम ट्राई। तुम्हारे तो 25 लाख डूबे हुए हैं ही, 1 रुपया भी मिला गया। ये लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है इतने इतने पैसे खाने की? बताओ, कपट कर रहे हैं लोग, फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ। अभी एक लेटेस्ट फ्रॉड हुआ है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लूट लूट के भागे जनता को। तो सरकार ने एक नई ऑडिट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। कौन सी ऑडिट? पर ये ऑडिट होती कब है? जब किसी संस्था में क्या हुए हों, कपट हुए हों, उस कपट की जांच पड़ताल होगी। और जांच पड़ताल करके ये जो रिपोर्ट बनाएगा वो रिपोर्ट कहां सबमिट होगी? कोर्ट में। ये कोई क्लाइंट को नहीं देनी है, सीधी कहां सबमिट होगी? कोर्ट में। और कोर्ट में इसको क्या माना जाएगा? एविडेंस। और उसके आधार पे क्या दिया जाएगा? निर्णय। बोलो समझ में आ गया? इसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं। तो फोरेंसिक शब्द का मतलब होता है जिससे कोर्ट में आप एज ए एविडेंस के रूप में क्या कर सकें? प्रस्तुत कर सकें। फोरेंसिक का मतलब ही यही होता है कि ऐसे दस्तावेज जो कोर्ट में, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकें। और ये तभी होती है बच्चों जब किसी संस्था के ऊपर कपट या गड़बड़ी या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्लेम कोई पार्टी करती है कि साहब मेरे पैसे नहीं दे रही, तो ये ऑडिट करवाई जाती है। मुकदमा करने के लिए कराई जाती है, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए ऑडिट कराई जाती है। और इसमें हम वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन इस टाइप से करेंगे कि हमें एविडेंस तैयार करके कहां सबमिट करने हैं? कोर्ट में सबमिट करने हैं। तो एक तरह से मान लो सीआईडी वाला काम जो है वो हम करेंगे अब। लेकिन ये ऑडिट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको क्या कहते हैं अपन? फोरेंसिक ऑडिट। बोलो समझ में आ गया क्या? तो आपको तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है इसमें। फोरेंसिक ऑडिट कब होती है? जब किसी संस्था में कपट, गड़बड़ी या कुछ ना कुछ वित्तीय क्लेम वगैरह चल रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो इस देश में बहुत लुटेरे बैठे हुए हैं। आप सोचो आप पूरी जिंदगी नौकरी करो, आपका ईएसआई, प्रोविडेंट फंड सब कट रहा है, ठीक है, आप रिटायर हुए और रिटायर होते ही आपको कितने रुपए मिले? 1 करोड़ रुपए। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए, आप अकाउंट को देख देख खुश हो रहे, वाह 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 वाह। सुबह आप खुश हुए, शाम को आपको अटैक आ गया क्योंकि आपके अकाउंट से 1 करोड़ 1 मिनट में ही साफ हो गई। आपकी पूरी जिंदगी की कमाई कोई आदमी एक दिन में लूट सकता है, एक दिन में। ऐसे ऐसे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल होती है, इसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं। समझ में आ गया? ये भी नेक्स्ट टाइप की ऑडिट पे आते हैं बच्चों, ड्यू डिलीजेंस। ये मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आप मानोगे नहीं मेरी बात। चलो मेरे क्लाइंट का उदाहरण देता हूं। सिकंदर मोबाइल पढ़ना आता ही होगा तेरे को? एक व्हाट्सएप का मैसेज है बेटा, पढ़ के बता। मेरे क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया था, देखो साहब ये एक मेरे क्लाइंट है, एक बार बेटा ये 15 मार्च को मैसेज आया था, पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। कोई नहीं, अच्छा गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। फिर EMB नहीं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, EMB व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, वो तो ऐसी ही होगी। ये देखो क्या मैसेज किया, चलो मैं ही पढ़ के बता देता हूं। ये कह रहे
इसने कहा गुड मॉर्निंग सर, सर एम्ब्रॉयडरी वाला डिसीजन लेना हो तो ले लो, बहुत काम है मार्केट में, अपन तो काम का देख सकते हैं, एक्चुअली अपने पास में फंड नहीं है। एक एम्ब्रॉयडरी मशीन 1.5 लाख रुपया महीने का कमा के देती है। एम्ब्रॉयडरी मशीन, एम्ब्रॉयडरी नहीं जानते क्या आप? हाँ, ये जो फूल कसीदे ये बनते हैं ना कपड़ों पे, एक मशीन आती है यहाँ से लेके वहां तक लगेगी पूरी, इतनी बड़ी मशीन 24 शेड की। हाँ हाँ, वो धागे तो मतलब धागों से वो फूल बनते हैं, नीडल्स आती हैं उसमें, 24 हेड्स की आती है, ऐसी दर 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 चलती रहती है मशीन। तो उसने कहा सर अपने 10 मशीन लगा लो। एक मशीन 37 लाख रुपए की आती है। तो पैसों से ही पैसा कमाया जाता है। 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसने कहा सर आप ये मेरे साथ में काम कर लो, सारा काम मैं देख लूंगा, मार्केट में काम भी खूब है, एक मशीन पे हम 1.5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। तो 10 इंटू 1.5 लाख हुए 15 लाख रुपए महीने की कमाई, सारा खर्चा काट पीट के 15 लाख रुपए महीने की कमाई है। बोले सर 50% पार्टनरशिप आपकी, 50% मेरी। आपको पैसा लगाना है और मुझे काम देखना है, आपको आके भी देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास में 7.5 लाख रुपए महीने के महीने आ जाएंगे। आप लोगों का क्या विचार है, क्या करना चाहिए मुझे? एक दो के लिए तो बात ही नहीं करेगा वो, बड़े क्लाइंट हैं, फैक्ट्रियां उनकी सब बड़ी बड़ी, ऑलरेडी कर भी रहा है काम वो। पैसा नहीं है ना, लिखा ना साहब कि सर अपने पास फंड्स नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। क्या बोल रहा है? फैक्ट्री में नहीं नहीं, देखो क्या है, उसके पास जो फैक्ट्री है ऑलरेडी उसके ऊपर लोन चल रहे हैं और वो ऑलरेडी अपना व्यापार कर रहा है। देखो उसने ऑफर तो सही किया है मेरे को, ऐसे नहीं है कोई मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कौन सा कच्चा खिलाड़ी हूँ? मशीन कौन सी उसके नाम से लूंगा, मशीन मेरे नाम से लूंगा, मशीन खरीदूंगा मैं, फर्म का सारा कामकाज मैं अपने अंडर में कंट्रोल रखूंगा। लेकिन अब क्या साहब, इसने मेरे को 15 मार्च को ऑफर किया था और आज तारीख कितनी हो गई? 23 तारीख हो गई। मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि क्या करूं। इसलिए नहीं कि मेरे लिए 3.5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात है, मेरे पास 3.5 करोड़ है नहीं, लेकिन पर मैं बैंक से लोन ले सकता हूं, मेरी प्रॉपर्टी रख के बैंक से क्या ले लूंगा? लोन ले लूंगा। और मैं तो लोगों को लोन कराता हूं, मैं खुद लेने में कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए? तो लोन ले लूंगा। लोन की किस्त कितनी आएगी? 3.5 करोड़ की, 5 लाख 4 लाख कमाई तो 7.5 लाख आ रही है, तो 2.5 लाख तो फिर भी बचेंगे मैंने की। तो मेरे दिमाग में ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जीवन में हर आदमी के साथ ये मोड़ आता है, तो ये समझ नहीं पाता है कोई आदमी, तो उसके लिए हम लोग हैं कि मैं हूं ना, मेरे पास आओ, मैं समझाता हूं क्या करना है। इसको क्या कहते हैं? ड्यू डिलीजेंस। जब भी कोई व्यक्ति को निर्णय लेना हो कि मुझे यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई अपनी फर्म में पार्टनर बनाए, क्या जाओ साहब आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आपको हम 20% हिस्सा देंगे, इतने पैसे ले आओ। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगी कि पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो आप हमारे को अपॉइंट करो और हमें ये कहो कि सर आप मुझे डिसीजन करके बताओ कि मुझे इस फर्म में जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो मैं उसकी बारीकियां चेक करूंगा, उसके वित्तीय विवरणों को चेक करूंगा, उसके जो भी प्लस माइनस है सबको चेक करूंगा और आपको एक फाइनल रिपोर्ट बना के दूंगा। पर ये ऑडिट नहीं है, ये क्या कहलाती है? ड्यू डिलीजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यू डिलीजेंस। नए व्यापार में ड्यू डिलीजेंस कैसे होगी? आपको खाली ये डिसीजन लेना है मुझे ये काम करना है या नहीं करना, ठीक है ना? तो उसके लिए नहीं है, ये निवेश के लिए होता है मेनली। जब भी कोई इच्छुक निवेशक द्वारा किसी साझेदारी में प्रवेश करने वाले साझेदार द्वारा ये ऑडिट करवाई जाती है। और ये ऑडिट क्यों करवाई जाती है? वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं मेरा निर्णय गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको कई साल पीछे ले जा सकता है। अब जैसे आप लोगों की बात करते हैं, आप सबके अभी तक सीईटी का रिजल्ट नहीं आया। अभी भी मैं बता दूं कम से कम 100 बच्चों की लिस्ट है मेरे पास जो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अरे अपने प्राण दे दें क्या? बोल तो दिया कि जो भी ऑफलाइन में आएगा अगर सीईटी में पास नहीं होगा तो 100% फीस क्या देंगे, उसकी वापस देंगे। तो इससे ज्यादा क्या करें? फिर भी नहीं आ रहे।
तो इनका भरोसा नहीं है, दें कि नहीं दे, दें कि नहीं दे। भाई मार्केट में क्या ऐसे चोर बहुत हैं, तो आप लोगों की गलती नहीं है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हर आदमी निर्णय लेता है, लेकिन सुनो, अगर मार्च एंड में सीटी का रिजल्ट आ गया और वैकेंसी आ गई और 3 महीने भी नहीं दिए ना, आपको कितने महीने हो गए पढ़ते हुए? 3 महीने तो होने में आए ना। 18 जनवरी को बेस शुरू किया था, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 2 तो पूरे गए और कुछ दिन हो गए, उसमें चलो छुट्टी छाटी भी हो गई और हो गई, पर 2 महीने तो पक्के ही हो गए। ये मेरा आज 44 नंबर का लेक्चर है, 44 दिन तो क्लास ले ही ली। बोलो समझ रहे हो ना आप? तो अभी तो कोर्स बहुत बाकी है, अभी तो कर रहे हैं काम। तो ये इस कोर्स की रिक्वायरमेंट ही कितनी है? 50-60 दिन का तो कोर्स कम से कम है। आप कितनी कोशिश कर लो, अब उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अब वो पहली बार पढ़ेंगे, कब तो रिवीजन करेंगे, कब टाइम मिलेगा, पर वो निर्णय ही नहीं ले पा रही। तो निर्णय खुद नहीं ले पाते तो किसी प्रोफेशनल को हायर करो कि साहब मेरा निर्णय गलत तो नहीं हो जाएगा कहीं, मेरे निर्णय की मुझे क्या करनी है? औचित्य की जांच करनी है। अच्छा, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका निर्णय गलत हो, यार पढ़ भी गए, सीईटी में पास भी हो गए और गवर्नमेंट तो ठंडे बस्ते में सो गई। ऐसा हो सकता है ना भाई? अभी वैकेंसी की डेट थोड़ी आ गई, वो चुनावों में लग जाएगी। हो सकता है अगली साल तक ही नहीं आए। अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ भी हो सकता है, प्लस भी है तो माइनस भी है। निर्णय के औचित्य की जांच। बोलो समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक और टाइप करा देता हूं और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके दूसरे सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, आकस्मिक अंकेक्षण, बताओ नाम से क्या लग रहा है? आकस्मिक अंकेक्षण। नहीं 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 नहीं, यही समझाना है। जो कल आपने मेरे से पढ़ा था वो थी सरप्राइज चेक। सरप्राइज चेक तो ऑडिट का एक क्या है? पार्ट है। वो तो काम करने का एक तरीका है कि अचानक से पहुंच के जांच पड़ताल शुरू कर दो। ये तो ऑडिट ही सरप्राइज ऑडिट है। वो सरप्राइज चेक था, ये सरप्राइज ऑडिट है। वो अचानक जांच थी, ये अचानक अंकेक्षण है। अचानक या आकस्मिक अंकेक्षण का मतलब क्या है? जो हमेशा नहीं होती, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ऑडिट का रिक्वायरमेंट आया। मैं आपको इसमें भी एक किस्सा सुनाता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। सीतापुरा में एक फैक्ट्री है, उसके यहां हर साल ही आग लगती है। हर साल आग लगती है, उसकी फैक्ट है, नाम नहीं बताना चाहता। क्या है ना, आजकल भरोसा नहीं है, कोई भी बच्चा इसकी रील बना के यूट्यूब पे डाल दे, मेरे ऊपर तो मानहानि का केस हो जाएगा। साहब सीतापुरा में एक फैक्ट्री है जिसमें हर साल आग लगती है, और आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। एक्चुअल में लगती है आग तो, पर लगाई जाती है। वो क्या करता है, कपड़े की फैक्ट्री है, जो भी ये कतरन वतरन बच जाती है ना, रद्दी कपड़ा है, उसको एक गोदाम में भर के उसमें आग लगा देते हैं। इंश्योरेंस करा रखा 10-10 करोड़ का, और कंपनी में क्लेम ठोकते हैं, साहब मेरा 5 करोड़ का कपड़ा जल गया। 500 रुपए का था, नहीं रद्दी था। अब इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम ठोकते हैं कि लाओ भैया पैसे दो। बताओ ऐसा देना पड़ता है क्या उनको? देखो इंश्योरेंस कंपनी भी बेवकूफ नहीं है, उनके यहाँ पे सर्वेयर आते हैं और उनको अगर डाउट है तो वो हमारे जैसे आदमी को अपॉइंट करते हैं कि भैया ऑडिट करके बताओ इसके पास इतना स्टॉक था या नहीं था। बताओ ऐसा होता है क्या? मैं आपको मेरी आप ही सुना दूं। लो, मेरे पापा के कोविड हुआ, हमारी पूरी फैमिली की हो गया था, मेरे भी हो गया था, सबके हो गया था, खाली बच्चों के नहीं हुआ था। तो मुझे जो कोविड हुआ तो मुझे तो मालूम ही नहीं चला कि मेरे कोविड हो गया, ना तो मेरे कोई बुखार हुई, ना मेरे सिर में दर्द हुआ, कुछ नहीं, बस खुशबू आनी बंद हो गई थी, वो भी 2 दिन। पर चलो ट्रीटमेंट ले लिया। पर मेरे पापा उलझ गए, क्योंकि बुजुर्ग है, उलझ गए तो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराना पड़ा। मैंने क्या है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, मेरे पापा की, मम्मी की, सबकी। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में साहब भर्ती कराया, उनको इलाज करवाया, वो ठीक हो गए। 1.5 लाख रुपए का बिल आया। तो मेरे पास तो क्या था, कार्ड था। तो कार्ड क्या है, वहाँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मेरी कंपनी का कार्ड, उनका टाई अप नहीं था। तो वो कह रहे भाई आप एक बार पैसा दे दो, फिर कंपनी से क्लेम कर लेना, उसमें रिम्बर्समेंट भी होता है। ठीक है,
मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए, मैंने वो पूरा क्लेम तैयार करके कंपनी में पैसे मांगे कि लाओ भैया 1.5 लाख रुपए दो मेरे। कंपनी ने मालूम क्या कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि इनके डायबिटीज है और आपने हमें बताया नहीं, इसलिए ये क्लेम आपका खारिज किया जाता है। मैं कहा वाह, मैं कहा डायबिटीज है ही नहीं इनके, और मेरे पापा के डायबिटीज नहीं है। बोला आप आ जाओ चेक कर लो, पापा तो अभी हैं, चेक कर लो, डायबिटीज एक दिन में थोड़ी ठीक होती है कि भाई डायबिटीज एक दिन में ठीक हो गई। तो वहां से सर्वेयर आया बाकायदा चेक करने के लिए, और उसने पापा का ब्लड सैंपल वगैरह सब लिया और रिपोर्ट आई उसकी कि इनके डायबिटिक नहीं है, तब जाके उसने क्लेम वापस दिया। तो ऐसे पैसे नहीं आते बेटा। इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत अलर्ट होती हैं। तो क्या होता है, अगर कोई भी आदमी स्टॉक का इंश्योरेंस करा के बैठा है और वो इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम ठोकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करवाएगी, ऑडिट। बताओ ये हमेशा होती है क्या? ये तो कोई घटना के घटित होने की वजह से हुई है। इस ऑडिट को क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल ऑडिट, आकस्मिक अंकेक्षण। समझ में आ गया? और एक और कहानी सुनो। मान लीजिए आप हमारी फर्म में पार्टनर बनना चाहते हो, समझ में आ रही है? अभी देखो मैं मेरी बात बताता हूं। मेरा एक आर्टिकल था, आर्टिकल जानते हो ना, जो मेरे अंडर में ट्रेनिंग करते हैं, मुकेश सैनी नाम है उसका। तो साहब वो अभी सीए बन गया, इस बार सीए बन गया। तो वो मेरे पास आया, बोले सर अगर आपको उचित लगे तो मैं आपकी फर्म में पार्टनर बन जाऊं, जो मेरी सीए फर्म है जहां हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा वेलकम, आजा, तेरा ही ऑफिस है, तेरा ही काम है, संभाल। तो सर मेरे को क्या दे दोगे? मैंने कहा तू 20,000 रुपये महीना ले लेना। नहीं सर मेरे को पार्टनर बनना है। मैं कहा ये मुंह और मसूर की दाल, तू सिंगल पसली, मैं फाइटर असली, तेरा मेरा क्या मेल? सर नहीं मुझे आपका पार्टनर ही बनना है। मैं कहा 1 करोड़ रुपये लिया? बोले किस बात की? मेरे को बोलता है किस बात की? मैं कहा गुडविल के। बोले सर मुझे तो आप 2 करोड़ के आदमी नहीं लगते हैं, और आप अपने आप को 1 करोड़ का समझते हो। देखो जो मैं मांगूंगा सामने वाला देगा नहीं, और सामने वाला जिस रेट पे आना चाहेगा मैं उस पर उसको लूंगा नहीं। तो क्यों नहीं ऑडिट करवा ली जाए, क्यों नहीं हमारे बही खाते चेक करवा लिए जाए, और उसको समझ में आ जाए कि भाई साल की इतनी कमाई तो मेरे पास में आनी है। तो उसके आधार पे तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी भाई। जो सुपर प्रॉफिट्स होते हैं, 1 साल में आप इतने रुपए कमाओगे, तो उसके आधार पे तो गुडविल का मूल्यांकन होगा। तो उसके लिए भी क्या करवाई जाती है, एक्सीडेंटल ऑडिट। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आज इतना ही करते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे एनर्जी ऑडिट के नाम से।